एपिसोड 111 टू 120। वह कवच जिसने रक्तपात किया। क्या तुम कृपाण तकनीक का अभ्यास नहीं करती हो? क्या फेंकने वाला चाकू भी कृपाण माना जाता है? आर्यन ने जानबूझकर एक बहुत ही सामान्य सा मजाक किया। रिया ने फेंकने वाला चाकू उठाया और मुस्कुराए। फेंकने वाले चाकू छुपे हुए हथियार होते हैं। मैं छुपे हुए हथियारों के अभ्यास में माहिर नहीं हूँ। मेरे चाचा ने कुछ दिन पहले यह मेरे लिए खरीदा था। इसे एक बहुत ही शक्तिशाली लोहार ने गढ़ा था। इसकी शक्ति एक साधारण महागुरु श्रेणी के फेंकने वाले चाकू से कहीं अधिक है। ओह, कौन सा लोहार इतना शक्तिशाली है कि वह इतना शक्तिशाली फेंकने वाला चाकू बना सके? ये सुनकर रिया ने सिर हिलाया। मैं नहीं जानती। 9 प्रांतों में ऐसे कानून हैं जो लोहारों की पहचान के बारे में निजी पूछताछ की अनुमति नहीं देते। केवल अधिकारियों द्वारा भेजे गए लोग ही इसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं। मेरे चाचा पहले कुछ तरीकों से इसके बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें पूछने नहीं दिया। अन्यथा बहुत परेशानी होती। यह अफसोस की बात है, आर्यन ने हल्के से कहा। रिया ने सिर हिलाया और वे दोनों चले गए। पुस्तकालय से निकलने के बाद आर्यन ने माथे पर शिकन डाली और सोचने लगा। ऐसा लगा कि भले ही वह इसे सेठ जी को बेच दे, लेकिन सेठ जी के लिए इसे हथियार की दुकान पर बेचना सुरक्षित नहीं होगा। सेठ जी निश्चित रूप से इसे अंत में हथियार की दुकान पर बेचेंगे। हथियार की दुकान सेठ जी की जानकारी रिकॉर्ड करेगी। अगर कोई वास्तव में जांच करना चाहे तो सुरागों का पीछा करके उसे ढूंढना आसान होगा। भले ही सेठ जी कुछ न कहें, दूसरा पक्ष बैंक से लेन देन की जानकारी का मोटा मोटा अंदाजा लगा सकता है। फिर वे उस पर ध्यान केंद्रित कर लेंगे। अगर काले बाजार में जाना बहुत परेशानी भरा न होता तो वह बहुत पहले ही वहां चला गया होता। फिर भी अभी के लिए ये ठीक है। ये केवल एक महागुरु श्रेणी का फेंकने वाला चाकू है। यह कोई खास महंगा हथियार नहीं है, इसलिए कोई भी जानबूझकर उस पर नजर नहीं रखेगा। बस भविष्य में वह ऐसा काम और नहीं कर सकता। एक और बात थी, उसे सेठ जी की यादों को बदलने के लिए कुछ समय निकालना होगा, जिसमें फेंकने वाले चाकू की जानकारी और उसके साथ पैसे के लेन देन का कारण भी शामिल था। हाँ, इसे एक ऐसे फेंकने वाले चाकू में बदलना जो सेठ जी के पूर्वजों द्वारा गढ़ा गया था, ठीक रहेगा। जहां तक बैंक कार्ड के लेन देन का सवाल था, वह इसलिए था क्योंकि उसे दिया पसंद आ गई थी और सेठ जी ने उसे अकेला छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए उसने उससे छुटकारा पाने के लिए पैसे खर्च किए थे। हालांकि ये बहुत तर्कसंगत नहीं लग रहा था। भले ही आर्यन लोगों को नीचा नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन कोई भी सामान्य व्यक्ति सोचेगा कि यह सेठ जी ही थे जिन्होंने उससे दिया को न छोड़ने की भीख मांगी थी। इसे कुछ और में बदलना बेहतर होगा। इसे सेठ जी के परिवार में शादी करने की इच्छा में बदलना भी तर्कसंगत था। आखिर उन्होंने पहले ही वह विचार प्रस्तावित कर दिया था। एक और समस्या थी, वह उसके घर के नीचे की तहखाना था। कृष्ण कवच नाग का मांस रखने के लिए तहखाना रूही द्वारा बढ़ा कर दिया गया था। भले ही यह उपनगरों में स्थित था, लेकिन ये गारंटी देना मुश्किल था कि यह कभी कभी खोजा नहीं जाएगा। भले ही वह घर पर आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके हस्तक्षेप कर सकती थी और कोई भी ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर वह घर पर नहीं थी तो यह अभी भी काफी खतरनाक था। खासकर अब जब सप्तर्षि संरेखन पास आ रहा था। रूही को पागल होने से रोकने के लिए उसे हर समय उसके पास रहना था। अगर वह ग्रह व्यूह का निरीक्षण करना और उसे स्थापित करना जारी रखता तो बहुत समय बर्बाद होता। अब उसका ग्रह व्यूह का अध्ययन करने का मन नहीं था। इससे कम समय में कुछ भी सुधार नहीं होगा और इसके फायदे इसके लायक नहीं थे। कहा जाता है कि बहुत उच्च स्तरीय साधना तकनीकें भी थीं जो अंतरिक्ष की शक्ति को नियंत्रित कर सकती थीं और चीजों को संग्रहित कर सकती थीं। हालांकि उस तरह की साधना तकनीक बहुत उच्च स्तरीय थी। जयमंगला शहर जैसे छोटे शहर में इसे खोजना आसान नहीं हो सकता था। फिर उसे अंतरिक्ष को संग्रहित करने की क्षमता वाली कोई चीज को परिष्कृत करने के लिए संस्कार तकनीक का उपयोग करने पर विचार करना होगा। अपने पिछले जीवन में जब उसने उपन्यास पढ़े थे तो कई साधना उपन्यासों में ऐसी चीजों का उल्लेख था, है ना? कुछ ऐसा था जिसे भंडारण अंगूठी कहा जाता था। आर्यन ने पुस्तकालय में इसके बारे में पढ़ा था। उस दुनिया में कुछ भंडारण उपकरण थे जिनमें स्थानिक शक्तियां थीं। हालांकि ये साधना उपन्यासों में भंडारण अंगूठियों की तरह अतिरंजित नहीं था। यह इतना मजबूत था कि इसमें एक विशाल पहाड़ भी समा सकता था। अगर कोई भंडारण अंगूठी बनाना चाहता था तो उसे स्थानिक विशेषताओं वाली विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी। साधारण स्टील को परिष्कृत करना मुश्किल था। हालांकि ये महंगा नहीं था क्योंकि भंडारण अंगूठी को परिष्कृत करने के लिए एक शोधक के लिए बहुत उच्च आवश्यकताएं थीं। केवल एक शीर्ष स्तरीय शोधक के पास ही भंडारण अंगूठी को परिष्कृत करने की योग्यता थी। एक साधारण शोधक बेकार होगा, भले ही वह स्थानिक विशेषताओं वाली सामग्री प्राप्त कर ले। इसके अलावा भले ही यह महंगा था, आर्यन चिंतित नहीं था। वह इसलिए क्योंकि उसने कई फेंकने वाले चाकू बेचे थे, इसलिए सेठ जी ने अभी अभी उसे बहुत सारा पैसा हस्तांतरित किया था। ये पहले से ही कुछ लाख का लाभ था। अब उसे एक छोटा करोड़पति माना जा सकता था।
लगता है कि उसे काले बाजार में एक यात्रा करनी होगी। रात में आर्यन ने कृष्ण कवच नाग का मांस नहीं खाया, बल्कि उसने कुछ भी नहीं खाया। काले बाजार में कई प्रकार के स्नैक्स थे, उसे कभी कभी अपना स्वाद बदलना चाहिए। उनका पोषण मूल्य निश्चित रूप से कृष्ण कवच नाग के मांस से तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन खाने वाले कभी भी इस बात की परवाह नहीं करते थे कि किसी वस्तु में पोषण है या नहीं। खाने वालों को हमेशा इस बात की परवाह होती थी कि मुंह से पेट तक की दूरी क्या है। जब तक स्वाद अच्छा था, तब तक बदबूदार टोफू भी कृष्ण कवच नाग के मांस जितना अच्छा हो सकता था। ठीक पहले की तरह गुरु और सेवक ने रात 10 बजे से 12 बजे तक पूरब से पश्चिम तक खाया। तभी जब काला बाजार जीवंत होने लगा, तो आर्यन ने अपना काम शुरू किया। सप्तर्षि का महान रहस्य को प्रसारित करते हुए आर्यन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से चारों ओर स्कैन किया और आसानी से कुछ स्टॉलों को पाया जो स्थानिक विशेषता वाली सामग्री बेच रहे थे। अग्निमणि, यह एक ऐसी सामग्री थी जो तारों वाले आकाश में पाई जाती थी। यह एक पिच काले रत्न की तरह था, पारभासी था और इसमें कमजोर स्थानिक शक्ति थी। इसमें न केवल कमजोर स्थानिक शक्ति थी, बल्कि यह बहुत कठोर भी थी, इसलिए ज्यादातर समय इसे एक आभूषण या विशिष्ट वस्तुओं के लिए परिष्करण सामग्री के रूप में बेचा जाता था। आर्यन ने बहुत जल्दी पूरी सड़क पर सभी अग्निमणि को इकट्ठा कर लिया। उस विशेष सड़क पर ज्यादा अग्निमणि नहीं थी। आर्यन ने उस बॉस से कुछ अग्निमणि का आदेश दिया जिसने पिछली बार कृष्ण कवच नाग के तराजू का व्यापार किया था। दूसरे पक्ष का नाम राजू था और वह भी एक स्थानीय था। आर्यन ने उस पर आध्यात्मिक ऊर्जा की एक कतरन छोड़ दी, इसलिए वह उसके भागने से डरता नहीं था। वह कितनी भी तेजी से भागे, वह दिव्य इरादा तकनीक की गति से तुलना नहीं कर सकता। अग्निमणि प्राप्त करने के बाद आर्यन घर जाने के लिए तैयार हो गया। काले बाजार की हलचल अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा उसके लिए बेकार था। हालांकि जैसे ही आर्यन जाने की तैयारी कर रहा था, काला बाजार के बीच में एक काफी हलचल हुई। वे लड़ रहे हैं, वे वहां लड़ रहे हैं। लगता है आज रात कोई मरने वाला है। आर्यन ने अपना सिर उठाया और एक नजर डाली। राजू के बगल में बैठे फेरी वाले हंसने लगे। उसे सही मिला, उसे वह खजाना निकालने दो। ये काला बाजार है, बिना किसी शक्ति के इस जगह पर अच्छी चीजें बेचना, क्या ये भी संभव है? ये सही है। महागुरु श्रेणी का कवच, उच्च श्रेणी के पवन व्याघ्र की खाल से परिष्कृत। ये चीज कम से कम 3 करोड़ में बिकनी चाहिए। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि अगर वह ऐसी जगह पर इसे बाहर निकालता है तो वह लोगों को ईर्ष्यालु बनाएगा? राजू मुस्कुराया। तो हम क्या कर सकते हैं? उसकी उस चीज का एक छायादार इतिहास है। अगर वह इसे बेचने के लिए काला बाजार नहीं आता, तो वह इसे किसे बेचेगा? एक और छोटा विक्रेता तुरंत बोल पड़ा। ये पूरी तरह से सच नहीं है। अंत में वह अभी भी दिमागहीन है। क्या वह कुछ पैसे खर्च करके और कुछ संबंध बनाकर इसे सुलझा नहीं पाएगा? बस हलचल देखकर, व्यंग्यात्मक टिप्पणी करके और बहरे कानों को निर्देश देकर छोटे विक्रेता अपनी थकान के बाद केवल थोड़ा खुश थे। मरे हुए लोग, मरे हुए लोग। जल्द ही दूसरी तरफ से लोगों की चीखें आईं। भले ही यह बहुत मजबूत था, फिर भी अधिक सतर्क रहना पड़ा। काला बाजार अधिक से अधिक अराजक हो गया। फेरी वालों ने पहले ही अपनी चीजें पैक करना और परेशानी से बचने के लिए भागना शुरू कर दिया था। छावनी टीम के सदस्य पहले ही दौड़ना शुरू कर चुके थे। आर्यन ने सिर हिलाया, राजू को नमस्ते कहा और जाने के लिए मुड़ गया। वह फेरी वालों के साथ शो देखने की जहमत नहीं उठा सकता था। अगर इंसान तारों वाले जानवरों या पवन व्याघ्रों से घिरे होते, तो उसने उनकी मदद करने के लिए अपनी तलवार निकाल ली होती। हालांकि वह लालच के कारण इंसानों के बीच एक लड़ाई थी। वह इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। कौन सा संत ऐसा करेगा? दिव्य इरादा तकनीक सक्रिय हो गई और आर्यन जल्दी से घर लौट आया। रात पलक झपकते ही बीत गई। अगले दिन सुबह आर्यन अपनी नींद से जागा और हमेशा की तरह काम पर चला गया। नाश्ता खरीदने के बाद वह अभी भी सेठ जी की दुकान पर पहुंचा। उसने कल इसके बारे में सोचा था और सेठ जी की याददाश्त को थोड़ा बदलना चाहता था। सेठ जी, आओ आओ। सेठ जी मुस्कुराते हुए बाहर भागे। भले ही आर्यन उसका सबसे बड़ा ग्राहक नहीं था, लेकिन वह हथियारों का एक स्थिर स्रोत था और उसके पास विकास की बहुत बड़ी क्षमता थी, इसलिए सेठ जी उसे बहुत महत्व देते थे। हालांकि वह अभी बाहर आया था जब वह आर्यन की आंखों से मिला, क्योंकि उसने तुरंत सप्तर्षि का महान रहस्य को सक्रिय करना शुरू कर दिया। एक पल में सेठ जी पूरी तरह से अपनी जगह पर बिना किसी अभिव्यक्ति के स्तब्ध रह गए। आर्यन ने उसकी यादों को संशोधित किया और फेंकने वाले चाकू को कुछ ऐसा बना दिया जो उसके पूर्वजों से पारित हुआ था। दूसरे, आर्यन ने 1 करोड़ रुपये को संशोधित किया जो सेठ जी ने उसे हस्तांतरित किए थे, केवल उसे अपनी बेटी से शादी करने के लिए राजी करने के लिए दिए गए पैसे के रूप में। सेठ जी की साधना केवल पश्चिमी आकाश 4थी श्रेणी में थी। वह पूरी तरह से आर्यन के सप्तर्षि का महान रहस्य का विरोध करने में असमर्थ था और जल्दी से आर्यन से प्रभावित हो गया। अगर उसकी साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा मजबूत होती तो आर्यन इसे इतनी आसानी से नहीं कर पाता।
अगर उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक निशान छोड़ दिया तो इसे अन्य अस्तित्वों द्वारा खोजा जाएगा जो आध्यात्मिक ऊर्जा में विशेषज्ञता रखते थे या उच्च साधना रखते थे। यह इसके बजाय उल्टा हो जाएगा और एक और भी बड़ा खतरा पैदा करेगा। संशोधन के बाद आर्यन ने एक गंदी हवा की सांस छोड़ी। उस समय वह आश्वस्त हो सकता था कि उसका रहस्य लीक नहीं होगा। हालांकि बहुत जल्द उसने सेठ जी को एक सीधे चेहरे के साथ और उसे घूरते हुए देखा। आर्यन, तुमने मेरे पैसे ले लिए। अगर तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करते हो तो मुझे तुमसे रिश्ता तोड़ने के लिए दोष मत देना। सावधान रहना, मैं किसी को तुम्हें काटने के लिए बुलाऊंगा। ऐसा लगा कि वह बहाना बहुत संभव नहीं था। उसने एक बार फिर से सप्तर्षि का महान रहस्य को सक्रिय किया और अपने विचारों की ट्रेन को बदल दिया। उसने इसे बदल दिया। मैंने उसकी जान बचाई। वह भी बहुत अच्छा नहीं है। मेरी साधना उसके लिए केवल पश्चिमी आकाश दूसरी श्रेणी में है और सेठ जी पश्चिमी आकाश चौथी श्रेणी में है। मैं उसे कैसे बचाने वाला हूँ? सेठ जी की यादों को स्कैन करने के बाद उसने महसूस किया कि इसे बदलना बेहतर था कि सेठ जी ने उससे एक शर्त हार गए थे। सेठ जी खुद अक्सर बगल के शतरंज के कमरे में कुछ राउंड खेलते थे। इसके अलावा उस दुनिया में जुआ इतना गंभीर नहीं था। यह एक अधिक तर्कसंगत व्याख्या थी। जब सब कुछ तय हो गया तो सेठ जी अपनी इंद्रियों को वापस पा गए। जब उसने आर्यन को देखा तो उसने अनिच्छा से भरे चेहरे के साथ कहा, छोटे आर्यन, हम दोनों को किसी और दिन कुछ राउंड खेलने होंगे। पिछली बार मैं तुमसे 1 करोड़ से ज्यादा हार गया था। ये पूरी तरह से खराब किस्मत के कारण था। अगर मैं भाग्यशाली हूँ तो मैं इसे निश्चित रूप से वापस जीत लूंगा। आर्यन ने सिर हिलाया और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। उस समय वह पूरी तरह से राहत पा सकता था। मैं तुम्हारे साथ किसी और दिन खेलूंगा। मैं पहले काम पर जाऊंगा। अलविदा। अलविदा। उन दोनों के अलविदा कहने के बाद सेठ जी दुकान पर लौट आए। दिया ऊपर से सामग्री के 2 बैग लेकर नीचे आए और कहने लगी, पिताजी, आप अभी अभी आर्यन से दरवाजे पर क्या फुसफुसा रहे थे? सेठ जी ने ठंडी सांस ली। कुछ नहीं, भविष्य में उस आर्यन से ज्यादा बात मत करो। वह कोई अच्छा इंसान नहीं है। वह दंग रह गई। उसके पिता के साथ क्या हो रहा था? वह वही था जो पिछले कुछ दिनों से उसे आर्यन के साथ सेट करने की कोशिश कर रहा था। वह पलक झपकते ही उससे आर्यन के साथ बातचीत बंद करने के लिए क्यों कह रहा था? ये वास्तव में अजीब था। हालांकि उसने इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि उसकी साधना उच्च नहीं थी। उसे पूरी तरह से उम्मीद नहीं थी कि आर्यन में उसके पिता की याददाश्त को बदलने की क्षमता थी। आर्यन की तरफ उसने बंस खाए और सोया दूध पिया क्योंकि वह एक शांत तरीके से पुस्तकालय की ओर भाग रहा था। जब वह मुख्य शहर जिले में पहुंचा तो सड़कों पर छावनी में कारों की संख्या स्पष्ट रूप से बढ़ गई थी। हॉर्न की आवाजें कभी कभी उसके पास से गुजरती थीं। थोड़ी देर बाद एक मोटरसाइकिल उसके बगल में रुकी। पुराने आर्यन, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सवारी दूं? जो व्यक्ति उसे ऐसा कहेगा वह निश्चित रूप से संजय था। जरूरत नहीं, मैं खुद वहां चल सकता हूँ। वैसे तुम्हारी छावनी सुबह सुबह क्या कर रही है? सड़क पर इतना गंभीर क्यों है? संजय ने अपने दस्ताने उतारे और खाने के लिए अपने बैग से एक उबला हुआ बन निकाला। उल्लेख मत करो, पिछली रात काले बाजार में महागुरु श्रेणी के कवच के एक सेट पर मूर्खों के एक समूह ने लड़ाई लड़ी और कई मर गए। कवच भी अराजकता में ले जाया गया। आज सुबह देवराज ने आदेश दिया, कवच और हत्या में भाग लेने वाले अपराधी को खोजने के लिए शहर में सभी छावनी सदस्यों को बाहर भेजो। मैं समझ गया, तो जल्दी जाओ। अगर तुम किसी को पकड़ते हो और एक सराहनीय काम करते हो तो तुम्हें एक बोनस मिल सकता है और इसे दूध पाउडर खरीदने के लिए बचा सकते हो। संजय की पत्नी प्रिया पहले से ही कई महीनों से गर्भवती थी और जल्द ही जन्म देने वाली थी। ठीक है, मैं पहले जा रहा हूँ। सावधान रहना। इन 2 दिनों में किसी भी दूर की गलियों में अकेले मत जाओ। वहां खतरा होना आसान है। समझ गया। संजय ने अपनी मोटरसाइकिल चलाई और चला गया। इस बीच आर्यन शांति से पुस्तकालय की ओर भागना जारी रखा। उसे मरे हुए लोगों के मामले के लिए थोड़ी भी सहानुभूति नहीं थी। वे सभी लालची लोग थे जो खरीदने के लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे। वे सभी लूटने के लिए अराजकता का फायदा उठाना चाहते थे। भले ही वे मर गए, वे इसके लायक थे। बहुत जल्द वह सड़क में एक कांटे पर पहुंचा। वह कांटा सड़क पुस्तकालय का एकमात्र रास्ता था। पहला मुख्य सड़क पर जाना और एक लंबा चक्कर लगाना था। दूसरा एक छोटी सड़क थी जो वह आमतौर पर लेता था। ये सीधे दूसरी मुख्य सड़क की ओर जाती थी। इसे पार करने के बाद वह सीधे पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर समाप्त होगा। क्या अभी भी संघर्ष करने की आवश्यकता थी? वह इतना शक्तिशाली था। उसके पास अपने शरीर की रक्षा के लिए अजेय वज्र दिव्य कला भी थी और कृष्ण कवच, शाही कवच। कुछ छोटे डाकुओं का उल्लेख नहीं है। भले ही वह दिव्य महागुरु से मिला तो क्या डरने की बात थी? वह अपनी उंगली के एक झटके से दूसरे पक्ष को लापरवाही से मार सकता था। अगर एक काम नहीं करता तो 1 और 100 करोड़ होंगे।
वैसे भी उसके पास बैंगनी तारों का सागर था, जो एक साम्राज्य श्रेणी की साधना तकनीक थी। उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। तो बेशक उसने मुख्य सड़क लेने का फैसला किया। आखिर वह पृथ्वी नहीं थी, बल्कि अंतहीन संभावनाओं से भरी एक आध्यात्मिक मार्शल दुनिया थी। कुछ अनकहे कानूनों के अनुसार अगर वह अपनी मजबूत साधना के कारण छोटी सड़क लेने पर जोर देता, तो एक उच्च मौका था कि वह एक गैंगस्टर से टकरा जाएगा। अगर यह गंभीर नहीं था तो कोई सस्पेंस नहीं था। वह था जिसने गैंगस्टर को अपनी उंगली के एक झटके से मार डाला। क्या होगा अगर यह नाटकीय था? बहुत सारे अस्थिर कारक हो सकते हैं। क्या होगा अगर दूसरा पक्ष जादू करेगा और फिर मुड़कर भाग जाएगा? क्या होगा अगर वह कई साल बाद अपने दादा को वापस ले आया? आर्यन एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परेशानी से नफरत थी। अगर वह परेशानी से बच सकता था तो वह कुछ भी करेगा। लगता था कि सुरक्षा की कमी के कारण सड़क पर पैदल यात्री थोड़ी जल्दी में थे। भीड़ में एक व्यक्ति एक टोपी और एक विंड ब्रेकर पहने हुए था। उसकी आकृति थोड़ी भारी लग रही थी, लेकिन उस शुरुआती शरद ऋतु की सुबह में बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य नहीं थी। एक गश्ती कार हॉर्न बजाती हुई गुजरी। उसने अपनी टोपी का किनारा थोड़ा नीचे खींचा। गश्ती कार धीरे धीरे दूर चली गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। सबसे खतरनाक जगह आमतौर पर सबसे सुरक्षित जगह होती है। मैं अब एक महागुरु श्रेणी का कवच पहने हुए हूँ। मेरे आभा को अवरुद्ध करने के बाद जब तक कि कोई महागुरु या उससे ऊपर न हो, वे मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। जब तक मैं जैमेंगला शहर से भाग जाता हूँ, तब तक मुझे किसी भी चीज के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही उसने बात पूरी की, एक सुंदर आकृति चली आई। वह सोया दूध पीते हुए एक बन खा रहा था। उसके कंधे पर एक भूरे रंग की बिल्ली का बच्चा था। दूसरा पक्ष उसे नहीं देख रहा था, लेकिन उसके कंधे पर बिल्ली का बच्चा उसे घूर रहा था। इससे उसके दिल की धड़कन रुक गई। वह खोजा गया था, एक तारों वाले जानवर द्वारा खोजा गया। नहीं, स्थिति सही नहीं थी। छावनी टीम कुछ तारों वाले जानवरों को भी प्रशिक्षित करेगी। उनका उपयोग करके पवन व्याघ्रों, जानवरों और तारों वाले जानवरों का शिकार करेगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि तारों वाले जानवर अन्य तारों वाले जानवरों की आभा के प्रति अधिक संवेदनशील थे। वहां छावनी टीम के जानवर मास्टर थे। दूसरा पक्ष एक साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि छावनी टीम का एक जानवर मास्टर था। हे, क्या तुमने सोचा कि मैं सिर्फ इसलिए लापरवाह हो जाऊंगा क्योंकि तुमने एक आकस्मिक काला पहनावा पहना है? तुमने मुझे भ्रमित करने के लिए लापरवाही से खाने का नाटक भी किया। जब तुम मेरे ठीक सामने होगे तो तुम अचानक एक चाल चलोगे और मुझे बेखबर पकड़ लोगे, है ना? दुर्भाग्य से मैंने अभी भी तुम्हें खोज लिया। मैं पहला कदम उठाऊंगा तुम्हें बेखबर पकड़ने के लिए। किसी भी मामले में मेरे पास महागुरु श्रेणी का कवच है। दूसरा पक्ष इतना युवा है, इसलिए वह महागुरु श्रेणी का मार्शल कलाकार नहीं हो सकता। वह कभी भी मेरी रक्षा को तोड़ नहीं सकता था। मैं उसे नष्ट कर दूंगा। दूसरे पक्ष ने अपने पैरों पर मुहर लगाई और अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित किया। उसका शरीर तुरंत एक तीर की तरह आर्यन की ओर चला गया जो धनुष छोड़ रहा था। 2 सांसों के बाद धमाका, एक हिंसक विस्फोट के साथ भीड़ घबरा गई। अच्छा नहीं, एक विस्फोट है, कोई मर गया, जल्दी से छुपो। भीड़ में हंगामा था और आर्यन पहले ही पुस्तकालय के प्रवेश द्वार तक चला गया था। उसकी आंखें भ्रम से भर गई थीं। पहले क्या हुआ था? बेशक वह दूसरे पक्ष की पहचान जानता था। सप्तर्षि का महान रहस्य ने पहले ही उसे स्कैन कर लिया था। दूसरा पक्ष महागुरु श्रेणी का कवच पहने हुए था जो पवन व्याघ्र की खाल से परिष्कृत था, इसलिए दूसरा पक्ष निस्संदेह भगोड़ा था। समस्या ये थी, दूसरा पक्ष उस पर हमला क्यों करेगा? दूसरा पक्ष केवल पश्चिमी आकाश 9वीं श्रेणी का मार्शल कलाकार था। उसके लिए अपनी पहचान को खोजना असंभव था। इसके अलावा उसके चारों ओर कोई छावनी टीम नहीं थी और उसने खुद को बहुत अच्छी तरह से छुपाया था। एक बंधक लेने और खुद को उजागर करने की कोई जरूरत नहीं थी। उस सवाल ने आर्यन को जवाब के लिए अपने दिमाग को खंगालने पर मजबूर कर दिया। अंदर जाने के बाद वह एक किताब पढ़ने के लिए अपने प्रबंधन क्षेत्र में चला गया। अपने कंधे पर देखते हुए वह अपनी बाहें थोड़ी ऊपर उठाने में मदद नहीं कर सका। रूही, तुम आगे क्यों घूर रही हो? एक बार चिल्लाने के बाद रूही ने जवाब नहीं दिया। उसने फिर से चिल्लाया और उसकी पुतलियां बदल गईं इससे पहले कि उसने हिलना शुरू कर दिया। मैं सो रही थी। तुम अपनी आंखें खोलकर सोती हो। नहीं, हाल ही में मैंने पृथ्वी पर एक प्राणी को देखा जिसे उल्लू कहा जाता है। मैं सोच रही थी कि वह मेरा एक दूर का रिश्तेदार होना चाहिए। चूंकि वह अपनी आंखें खोलकर सो सकता है, मुझे भी अपनी आंखें खोलकर सोने में सक्षम होना चाहिए। तो मैंने इसे एक कोशिश दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में सफल होगा। वह वास्तव में अवाक था। वह मूर्ख बिल्ली पूरे दिन केवल मूर्खतापूर्ण चीजें करेगी। एक उल्लू जानवरों के एक पूरी तरह से अलग वर्ग में था। यह एक पक्षी था। वे कैसे संबंधित हो सकते हैं? इसे भूल जाओ, उसके बारे में भूल जाओ। मैं बस पढ़ने के लिए अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करूंगा।
आर्यन ने खुद को फिर से अपने विचारों में डुबोना शुरू कर दिया और बुनियादी रसायन तकनीक की खोज करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद आर्यन ने अंततः अंतिम 2 बुनियादी रसायन तकनीक की खोज करना शुरू कर दिया। दिव्य आत्मा की स्वर्ण पोथी में सभी कागजात जिन्होंने बुनियादी रसायन तकनीक को रिकॉर्ड किया था, वे एक सुनहरी रोशनी के साथ चमक रहे थे। ये संश्लेषण करने का समय था। संयोग से यह एक और सप्ताहांत था, इसलिए आर्यन के पास पर्याप्त समय था। घर लौटने के बाद उसने तुरंत अपनी दिव्य आत्मा का उपयोग करना शुरू कर दिया और साधना तकनीक को संश्लेषित किया। फिर वह एक सो रही अवस्था में चला गया, ठीक एक फोन की तरह जो चालू होने का इंतजार कर रहा था। किसी भी मामले में उसकी दिव्य आत्मा सब कुछ का प्रभारी होगी। एक रात के बाद उसकी दिव्य आत्मा साधना तकनीक को उच्चतम स्तर तक विकसित करने में सक्षम होगी। वह इसे सीधे ला सकता था और इसका उपयोग कर सकता था। बहुत जल्द ये दूसरे दिन की सुबह थी। आर्यन अपनी नींद से जागा। दिव्य आत्मा की स्वर्ण पोथी ने सफलतापूर्वक संश्लेषण पूरा कर लिया था, जिसमें एक साम्राज्य श्रेणी की रसायन तकनीक, हजारों से एक। आर्यन को गंभीरता से संदेह था कि उसकी अपनी दिव्य आत्मा वास्तव में बहुत अच्छी तरह से शिक्षित नहीं थी, इसलिए उसने जो नाम दिए थे वे हमेशा इतने खराब थे। पहले की कलाकृति शोधन तकनीक कमोबेश एक मुहावरा थी। अब ये सिर्फ 4 यादृच्छिक शब्द थे, यहाँ तक कि एक मुहावरा भी नहीं। यह उसके युवा दिल के साथ गंभीरता से फिट नहीं था। इसे भूल जाओ। आखिरकार यह एक शाही तकनीक थी, इसलिए यह अभी भी बहुत उपयोगी थी। इसके अलावा उसे एक मूर्ख की तरह चिल्लाना नहीं पड़ा, इसलिए उसे इसका उपयोग करते समय बहुत ज्यादा शर्म महसूस नहीं करनी पड़ी। उसने अपने शॉर्ट्स पहने और दिव्य इरादा तकनीक का उपयोग किया, तुरंत तहखाने में पहुंच गया। तहखाने में ठंडी हवा दमनकारी थी। उसने जो ऑनलाइन खरीदा था उसके साथ यह ठंडी हवा को संघनित कर सकता था और कुछ चीजों को संग्रहित करने के लिए एक रेफ्रिजरेटर जैसा कार्य बना सकता था। काले कवच वाले सांप को, जिसे छिल दिया गया था, ठंडी हवा के संपर्क में आने पर पहले से ही एक बड़ा लाल सॉसेज में बदल गया था। आर्यन ने अपना हाथ उठाया और कृपाण इरादे की कुछ धारियों ने काले कवच वाले सांप को कई टुकड़ों में काट दिया। एक उत्कृष्ट औषधीय गोली में आमतौर पर उच्च स्तरीय सामग्री का उपयोग होता था। इसमें पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, इसमें जोरदार रक्तसार होना चाहिए, इसमें ताज़ा मांस होना चाहिए और इसमें संरक्षक नहीं होने चाहिए। कृष्ण कवच नाग ने उन सभी आवश्यकताओं को पूरा किया। आखिरकार यह एक पूर्वीय आकाश चौथी श्रेणी का तारों वाला जानवर था। भले ही इसकी बाहरी त्वचा कार्बन की तरह काली थी, अंदर का मांस वास्तव में कोमल था। आर्यन ने अपनी साधना तकनीक को प्रसारित किया और कृष्ण कवच नाग के पूरे मांस, रक्त, हड्डियों, हड्डी मज्जा, टेंडन को निकाला। अपने शरीर में सभी रक्तसार और पोषक तत्वों को निकालने के बाद हजारों से एक को एक गोली में जोड़ा जा सकता था। इसे पूरी तरह से निकाला जा सकता था और सभी अलग अलग सामग्री और पोषक तत्वों को एक साथ मिलाकर एक औषधीय गोली बनाई जा सकती थी। उस औषधीय गोली में एक पूरे पूर्वीय आकाश चौथी श्रेणी के तारों वाले जानवर का पूरा रक्तसार था। ये भुने हुए कृष्ण कवच नाग के मांस से कहीं बेहतर था जो आर्यन ने पहले खाया था। औषधीय गोली बनने के बाद यह अंत में एक सुनहरी गोली में बदल गई जो एक मूंगफली के आकार की थी। यह आर्यन के सामने घूमती रही। आर्यन ने इसे पकड़ा, इसे अपने मुंह में डाला और इसे सीधे निगल लिया। चबाना, चबाना, चबाना। एक हल्की सुगंध थी। ये भुने हुए कृष्ण कवच नाग के मांस की तरह था, लेकिन थोड़ा तला हुआ चिकन की तरह भी था। ये कुरकुरा और थोड़ा चबाने वाला था। स्वाद काफी अच्छा था। आर्यन को संदेह था कि हजारों से एक रसायन तकनीक न केवल ऊर्जा, रक्तसार और अन्य पोषक तत्वों को एक साथ अवशोषित करती है, बल्कि यह एक अच्छा स्वाद लाने के लिए स्वाद को भी बदल देगी। जब रसायन तकनीक को संश्लेषित किया गया था तो उसने पहले ही सोना शुरू कर दिया था, इसलिए उसने यह नहीं देखा कि तकनीक के बुनियादी शब्द क्या थे। हजारों से एक रसायन तकनीक को भेद करना बहुत आसान नहीं था। हालांकि जब तक स्वाद अच्छा था तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अनुभवी खाने वाले के लिए वह न केवल एक साधना तकनीक प्राप्त कर सकता था, बल्कि वह अपनी भूख को भी संतुष्ट कर सकता था। इससे ज्यादा सही क्या हो सकता है। औषधीय गोली को निगलने के बाद आर्यन के शरीर में सभी साधना तकनीकें तेजी से प्रसारित होने लगी। औषधीय गोली में राजसी आध्यात्मिक ऊर्जा को पागलों की तरह अवशोषित कर रही थी और फिर इसे आर्यन के साथ मेरिडियन और 8 नसों में मिला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कई रॉकेटों को ट्रिगर किया गया था। माहिया तलवार, समीरा तलवार, बैंगनी तारों का सागर, दिव्य इरादा, अजय वज्र, दिव्य कला, यहाँ तक कि कलाकृति शोधन की दैवीय कारीगरी और हजारों से एक रसायन तकनीक भी आध्यात्मिक ऊर्जा के एक हिस्से को आर्यन के मेरिडियन के माध्यम से धोने के लिए प्रेरित कर रही थी। केवल आध्यात्मिक साधना तकनीक, सप्तर्षि का महान रहस्य, सक्रिय नहीं था क्योंकि इसका उपयोग आध्यात्मिक ऊर्जा को विकसित करने के लिए किया जाता था। ये केवल तभी सक्रिय होगा जब इसे आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा फिर से भरा जाएगा। आर्यन भी बेहद खुश था कि उसने पहले अजय वज्र दिव्य कला का अभ्यास किया था।
उसने बहुत सारी साधना तकनीकों का अभ्यास किया, इस हद तक कि जब उसने उन्हें एक ही समय में अपने मेरिडियन में प्रसारित किया तो यह एक बड़ी मात्रा में दबाव का कारण बनेगा। ये 10,000 वोल्ट के उच्च वोल्टेज तार का सामना करने में सक्षम होने के बराबर था, जिसका मतलब था कि उसे दसियों हजार वोल्ट या उससे भी अधिक पल्स दबाव को सहना पड़ा। अगर यह अतीत में होता तो उसके मेरिडियन शायद फट गए होते और यह इसके बजाय बहुत परेशानी भरा होता। अब ऐसी समस्या के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। अजय वज्र दिव्य कला ने उसके शरीर और उसके मेरिडियन को मजबूत कर दिया था। वह पूरी तरह से कई शक्तिशाली साम्राज्य तकनीकों का सामना कर सकता था और अपने शरीर में प्रसारित करने के लिए बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा ले जा सकता था। इतनी ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा के मार्गदर्शन में आर्यन के शरीर में जल्द ही एक तीव्र सुनहरी रोशनी का विस्फोट हुआ जो उसे अपने भीतर घेर रहा था। इसके अलावा उसने ये भी महसूस किया कि उसकी साधना में एक तीव्र परिवर्तन हुआ था। वह पहले से ही पूर्वीय आकाश छठी श्रेणी के मार्शल आर्ट के सच्चे अर्थ को समझ चुका था। इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा के उस हिस्से को प्राप्त करने के बाद उसने आसानी से उस स्तर तक पहुंच बना ली। उसके शरीर के भीतर से आने वाले एक उतार चढ़ाव के साथ आर्यन की साधना अंततः पूर्वीय आकाश छठी श्रेणी में उन्नत हुई। उस समय आर्यन महसूस कर सकता था कि उसके शरीर से निकलने वाली ताकत मात्रा से गुणवत्ता में एक बड़ा बदलाव था। वह इसे कैसे रखे? यह एक ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति की तरह था जो लंबे समय से निष्क्रिय था, जो मोटा हो गया था और उसके अंग ठीक से काम नहीं कर रहे थे। अचानक वह एक अच्छी तरह से निर्मित, अच्छी तरह से पेशी और अच्छी तरह से प्रशिक्षित एथलीट बन गया था। जो ताकत कोई नियंत्रित और लगा सकता था वह पहले की तुलना में कई गुना मजबूत थी। किसी को इसे नियंत्रित करने की एक और भी तेज क्षमता भी होनी चाहिए। वास्तव में जब किसी की साधना पूर्वीय आकाश चौथी श्रेणी तक पहुंच गई और एक महान महागुरु बन गई, तो एक मार्शल कलाकार की साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने की गति पहले से ही एक महागुरु की तुलना में एक मात्रात्मक परिवर्तन थी। पूर्वीय आकाश छठी श्रेणी में पहुंचने की प्रक्रिया में अंतर पूर्वीय आकाश चौथी श्रेणी की तुलना में एक अनुकूलन था। मात्रा बढ़ाते हुए इसने गुणवत्ता भी बढ़ाए। इसके अलावा महान महागुरु रैंक के भीतर मार्शल आर्ट के 3 सच्चे अर्थों का विकास, व्यक्तियों से दोस्तों तक, गरिमा और स्वतंत्रता के दिल तक, मजबूत बनने के लिए लड़ने तक। मानसिकता भी एक छोटे से व्यक्ति से जो अधिक स्वार्थी था, एक व्यापक भावना तक बढ़ा दिया गया था। यही कारण हो सकता है कि पूर्वीय आकाश क्षेत्र को 3 रैंकों, महागुरु, महान महागुरु, दिव्य महागुरु में विभाजित किया गया था। वह इसलिए क्योंकि हर रैंक की खेती करते समय अपनी अनूठी विकासात्मक विशेषताएं थीं। इससे आर्यन को यह भी समझ में आया कि मार्शल कलाकारों की दुनिया में अभी भी इतने सारे साधारण लोग क्यों थे जो उच्च पदों पर थे। एक तरफ सच्चे मार्शल कलाकार खेती के लिए अधिक इच्छुक होते थे। खेती के लिए अधिक समय के साथ उनके लिए सरकारी मामलों से निपटने के लिए बहुत ज्यादा समय होना स्वाभाविक रूप से असंभव था। दूसरी तरफ मार्शल कलाकार जो धीरे धीरे मजबूत हो गए, उनमें भी एक मजबूत मानसिकता होगी। वे अब शक्ति की इच्छा नहीं रखते थे। बस इसके बारे में सोचो, तुम एक ही विचार से अनगिनत विशेषज्ञों को मार सकते हो। तुम्हें किस शक्ति की परवाह होगी? क्या मजाक है? साधना ही सबसे बड़ी शक्ति थी। बेशक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ निश्चित रूप से इतने उबाऊ नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास एक उच्च दृष्टि भी थी। एक मजबूत व्यक्ति एक चींटी के जीवन की उपेक्षा कर सकता है, लेकिन उसके लिए खुद एक चींटी को मारना असंभव था। वह इसलिए क्योंकि दूसरा पक्ष उसके लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता था। वह एक मजबूत व्यक्ति का आत्मविश्वास था। आर्यन ने अपनी मुट्ठी को जकड़ा और उसकी उंगली की हड्डियों से दरार की आवाजों की एक श्रृंखला आई। यह उसकी हड्डियों के कांपने की आवाज नहीं थी, बल्कि उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट था। उसके शरीर में बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा थी। तहखाने में मिट्टी धीरे धीरे चपटी होने लगी और धीरे धीरे बाहर की ओर फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे एक अदृश्य विस्तार मशीन थी जो उसके चारों ओर मिट्टी को निचोड़ रही थी। एक विचार के साथ आर्यन का शरीर तुरंत तहखाने से गायब हो गया और विशाल आकाश में दिखाई दिया। वह भी उन्नत हुआ था और उसकी ताकत बहुत मजबूत थी। वह इस ताकत के कुछ हिस्से को छोड़ना चाहता था। वह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह आसानी से नियंत्रित कर सके। शक्ति बहुत मजबूत थी। उस समय जैमेंगला शहर के ऊपर के बादल सभी दिशाओं में फैलने लगे, लगातार पीछे की ओर बहने लगे। इसके अलावा आकाश में एक सुनहरी रोशनी जारी की गई थी, जैसे कि एक दूसरा छोटा सूरज दिखाई दिया हो। उस जादुई दृश्य ने अनगिनत लोगों को तस्वीरें लेने और जिज्ञासु होने के लिए आकर्षित किया। राज्यपाल के हवेली में जब दुष्यंत सिंह ने उस दृश्य को देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ने लगीं। एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ उन्नत हो रहा है। उसने एक गहरी सांस ली और तुरंत हवा में कदम रखा, उस सुनहरी रोशनी की किरण के सामने पहुंच गया। यह विनम्र मार्शल कलाकार दुष्यंत सिंह आपको मेरा सम्मान देता है, मेरे वरिष्ठ। आप कई दिनों से जैमेंगला शहर में रहे हैं, लेकिन मैंने आपका सच्चा रूप कभी नहीं देखा। आज जब मैंने स्वर्ग को देखा तो मैं इतना उत्साहित था कि मैं आपको बधाई देने आया। मुझे उम्मीद है कि आप नाराज नहीं होंगे।
सुनहरी रोशनी में आर्यन को दुष्यंत सिंह को उसका रूप देखने की चिंता नहीं करनी पड़ी। उसने उस पर एक नजर डाली और यह जानकर हैरान रह गया कि दुष्यंत सिंह का शरीर वास्तव में बुरी तरह से घायल था। वह एक साथ ही महान महागुरु था। कोई उसे कैसे घायल कर सकता था? क्या ये हो सकता है कि जयमेंगला शहर में प्रमुख संप्रदायों के ऊपर अन्य मार्शल आर्ट विशेषज्ञ थे? आर्यन ने अपनी आंखें सक्रिय कर लीं और सीधे दुष्यंत सिंह की यादों को स्कैन करने के लिए सप्तर्षि का महान रहस्य का उपयोग किया। दुष्यंत सिंह का शरीर कांप उठा। एक प्रमुख संप्रदाय के एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के रूप में उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही विकसित हो चुकी थी, इसलिए वह हल्के से महसूस कर सकता था कि आर्यन उसकी यादों के माध्यम से खोज रहा था। इससे उसका दिल और भी ज्यादा हैरान रह गया। बहुत शक्तिशाली। उसका वरिष्ठ बस इतना शक्तिशाली था कि यह किसी के बाल को खड़े कर देता था। एक मार्शल कलाकार के रूप में आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती केवल समर्थन के रूप में काम कर सकती थी। बहुत कम लोग आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती पर ध्यान केंद्रित करते थे क्योंकि यह बहुत ज्यादा समय की बर्बादी होगी। फिर भी उसके सामने का व्यक्ति, जबकि उसकी मार्शल साधना इतनी शक्तिशाली थी, उसने वास्तव में ऐसी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती की। जब दूसरे ने उसे स्कैन किया तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी विरोध नहीं कर सकी। वह किस तरह की स्वर्ग विरोधी विधि थी? आर्यन ने दूसरे पक्ष की यादों को स्कैन किया और थोड़ा दंग रह गया। उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष वास्तव में रजत लोमड़ी कुल के उस युवी द्वारा घायल हो गया था। जब उसने रजत लोमड़ी कुल और इंसानों के बीच दुश्मनी देखी तो वह कुछ और नहीं कहना चाहता था। ये फिर से वही पुराना तरीका था। इंसान और तारे वाले जानवर अविनाशी प्यार में थे, लेकिन कानून ने इसकी अनुमति नहीं दी। बकवास बकवास बकवास। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक चैट रूम था। हालांकि जैसे ही उसने दुष्यंत सिंह की यादों को स्कैन किया, आर्यन ने ज्ञान का एक टुकड़ा पकड़ा जो वह पहले नहीं समझ पाया था। वह कुछ ऐसा था जो किताबों में नहीं पाया जा सकता था। जब दुष्यंत सिंह जयनगर मार्शल आर्ट्स अकादमी में एक प्रोफेसर थे तो उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करके एक अत्यंत गुप्त मामला प्राप्त किया था। वह मानव जाति और तारों वाले जानवर जाति के बीच संघर्ष की उत्पत्ति का सवाल था। ये पता चला कि ब्रह्मांड में सबसे प्रतिभाशाली तारों वाली जानवर जाति नहीं थी, बल्कि मानव जाति थी। भले ही तारे वाले जानवर एक अद्वितीय रक्त रेखा के साथ पैदा हुए थे और उन्हें खेती करने की जरूरत नहीं थी, जैसे जैसे वे बड़े होते गए और अन्य तारों वाले जानवरों को खा गए, वे लगातार अपनी ताकत बढ़ा सकते थे। हालांकि सफलता और असफलता के बीच एक अंतर था। रक्त रेखा के कारण तारे वाले जानवर अपने परिवार के शिखर तक ही सीमित थे। जब तक कोई अत्यंत मजबूत रक्त रेखा वाले लोगों को खाकर अपनी रक्त रेखा की सीमा को नहीं बदल सकता, तब तक वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक बार जब वे एक निश्चित आयु सीमा तक पहुंच जाते तो वे मर जाते। हालांकि एक मजबूत रक्त रेखा वाला एक तारा जानवर का मतलब ये भी होगा कि वह खुद से मजबूत होगा। इसलिए उस विधि के सफल होने के लिए लगभग असंभव था। इसके अलावा तारा जानवर केवल अपनी रक्त रेखा में निहित क्षमताओं का उपयोग कर सकता था। हालांकि इंसान अलग थे। इंसान तारों वाले जानवरों की क्षमताओं को सीख और प्राप्त कर सकते थे। इंसान कृपाण तकनीकों या तलवार तकनीकों को सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए, भले ही इंसान की दिव्य आत्मा के रूप अलग थे, वे केवल एक सहायक भूमिका निभा सकते थे। वे खेती की दिशा में एक निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकते थे। इसलिए तारे वाले जानवर मानव सीखने की क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए इंसानों को खाएंगे। उसी समय वे इंसानी क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए जानवर इंसानों के उत्पादन जैसी विधियों का भी उपयोग करेंगे। यही कारण था कि इंसान इंसानों और तारों वाले जानवरों को मिलाने से सख्ती से रोकेंगे। अंत में जानवर इंसानों को निश्चित रूप से तारों वाले जानवरों में आत्मसात कर लिया जाएगा। एक बार जब तारे वाले जानवरों ने मानव विधियों को प्राप्त कर लिया तो यह इंसानों के लिए एक बड़ी आपदा होगी। संक्षेप में, इंसानों और तारों वाले जानवरों दोनों की अपनी जरूरतें थीं। इंसानों को खेती तकनीकों को परिष्कृत करने और गोलियों और हथियारों को परिष्कृत करने के लिए तारों वाले जानवरों की आवश्यकता थी। तारों वाले जानवरों को सीखने की क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए इंसानों की आवश्यकता थी। इसके परिणामस्वरूप दोनों पक्ष दुश्मन बन गए। वरिष्ठ दुष्यंत सिंह ने सावधानी से आर्यन को पुकारा। आर्यन अपनी इंद्रियों में लौट आया और कुछ नहीं कहा। उसने केवल अपनी उंगली को झटका दिया और उस पर स्वर्ग सुधार तकनीक का उपयोग किया, जिससे उसे अपने चोटों से उबरने में मदद मिली। दुष्यंत सिंह एक सभ्य व्यक्ति था और उसने जयमेंगला शहर में बहुत योगदान दिया था। उसने 9 प्रांतों के लिए कई उत्कृष्ट छात्रों को भी पढ़ाया था। इसके अलावा वह खुद भी एक महान महागुरु था। वह 9 प्रांतों में एक बहुत अच्छी लड़ाई शक्ति था और वह देश में बहुत योगदान कर सकता था। आर्यन के लिए स्वर्ग सुधार तकनीक का उपयोग करना उसके लिए केक का एक टुकड़ा था, इसलिए उसने लापरवाही से उसकी मदद की। उसने उपचार साधना तकनीक का उपयोग करने के बाद आर्यन ने हल्के से कहा, मैं जयमेंगला शहर में एकांत में रहता हूँ। मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता। इससे पहले कि दुष्यंत सिंह बोल पाता, वह पहले से ही गर्म ऊर्जा में लिपटा हुआ था।
फिर उसने महसूस किया कि उसके शरीर पर चोटें जल्दी से ठीक हो गईं। पलक झपकते ही वह नए की तरह अच्छा था। क्या शक्तिशाली उपचार तकनीक है। दुष्यंत सिंह इतना हैरान था कि वह अवाक था। उस उपचार तकनीक का स्तर बस स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य को जब्त करने जैसा था। यह उन सभी चिकित्सकों में से सबसे मजबूत और सबसे अच्छा था जो उसने कभी देखा था। एक महान महागुरु के चोटों को एक पल में ठीक करने में सक्षम होना बस बहुत राक्षसी था। पहले ये खुफिया जानकारी थी कि जैमेंगला शहर में एक उच्च स्तरीय चिकित्सक था। अब जब उसने इसे देखा तो वे उच्च स्तरीय चिकित्सक हो सकते हैं। ये कहा जा सकता था कि वे एक बेजोड़ शीर्ष स्तरीय चिकित्सक थे। पूरे 9 प्रांतों का उल्लेख नहीं है, भले ही इसे पूरी दुनिया में रखा गया था, फिर भी ये पर्याप्त चमकदार होगा। महान प्रतिभा वाले लोगों की तुलना में योद्धाओं की तुलना में चिकित्सकों की संख्या बेहद दुर्लभ थी। दूसरे पक्ष ने भी मार्शल आर्ट का अभ्यास किया और इसे अपने शिखर तक विकसित किया। दुष्यंत सिंह ने महसूस किया कि वह इतने लंबे समय तक जयनगर मार्शल आर्ट्स अकादमी में रहा था, लेकिन वह ऐसे अस्तित्व से कभी नहीं मिला था। जब तक उसने प्रतिक्रिया दी, आर्यन पहले ही जा चुका था। उसने उस जगह पर देखा जहां आर्यन अभी खड़ा था और आहें भरने में मदद नहीं कर सका। वह वास्तव में एक देवता है। एक ठहराव के बाद उसकी अभिव्यक्ति गंभीरता में बदल गई। वरिष्ठ, चिंता मत करो। मेरे आसपास जैमेंगला शहर निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर तुम्हारे बारे में खबर नहीं फैलाएगा। आर्यन की तरफ वह पहले ही सतह पर लौट आया था। उसकी साधना में वृद्धि ने उसे राजा इंद्र से लड़ने में और अधिक आत्मविश्वास दिया। राजा इंद्र के मांसपेशी वाले शरीर के बारे में सोचते हुए वह 2 मुंह भर लार निगलने में मदद नहीं कर सका। टैंडन और मांस सबसे स्वादिष्ट थे। वे चबाने वाले थे, रक्तसार से भरे हुए थे और पोषक तत्वों से भरपूर थे। तलना, पकाना, हिलाना, तलना, सेंकना, मैरिनेट करना, सॉस। वह इसके बारे में और नहीं सोच सकता था। वह भी कुछ पाउंड गोमांस और मटन खरीदना चाहता था। उस समय राजू ने एक संदेश भेजा कि उसने सभी अग्निमणि पत्थरों को इकट्ठा कर लिया था और आर्यन उन्हें कभी भी प्राप्त कर सकता था। आर्यन ने उसे एक संदेश के साथ जवाब दिया और सहमत जगह की ओर चला गया। दुष्यंत सिंह भी जल्दी से उतर गए। विमल सिंह तुरंत दौड़कर आया। चाचा, क्या आपने उस मार्शल आर्ट विशेषज्ञ को देखा है? दुष्यंत सिंह ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, मैंने देखा है। वह कैसा दिखता है? विमल सिंह के चेहरे पर प्रत्याशित अभिव्यक्ति को देखते हुए उसने हल्के से खांसा और एक गहरा नजर से दूरी में देखा। उसकी एक सफेद दाढ़ी और सफेद बाल थे। उसने एक स्वर्गीय रेशम का लबादा पहना था। वह एक निर्वासित अमर की तरह दिखता है जो नश्वर दुनिया से परे है। विमल सिंह एक ठंडी हवा की सांस लेने में मदद नहीं कर सका और फिर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। एक रहस्यमय मार्शल आर्ट विशेषज्ञ से उम्मीद के मुताबिक केवल एक अमर ही उसकी दूसरी दुनिया की छवि के योग्य है। उसकी साधना पहले ही स्वर्ग और पृथ्वी निर्माण के दायरे तक पहुंच चुकी है। यह उससे बहुत दूर है जो तुम और मैं कल्पना कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि वह निश्चित रूप से दिव्य संप्रदाय में प्रवेश कर चुका है। भले ही वह विश्व शक्ति सूची में नहीं है, उसकी साधना विश्व शक्ति सूची में उन मार्शल आर्ट विशेषज्ञों से कमजोर नहीं हो सकती है। विमल सिंह का दिल हिल गया। वह इतना शक्तिशाली, किसी को ये जानना था कि दुनिया में 50 से अधिक दिव्य महागुरु थे। हालांकि केवल 50 लोग थे जो विश्व शक्ति सूची में प्रवेश कर सकते थे। दुष्यंत सिंह ने गंभीरता से सिर हिलाया। अपनी उंगली के एक झटके से उसने उन सभी चोटों को ठीक कर दिया जो मुझे रजत लोमड़ी कुल के महान संप्रदाय युवी से मिली थीं, और उसने उन्हें एक पल में ठीक कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि विश्व शक्ति सूची में कितने लोग ऐसी चीज कर सकते हैं? हे भगवान! विमल सिंह अपनी जगह पर पूरी तरह से दंग रह गया। ये वरिष्ठ वास्तव में इतना भयानक है। भले ही ऐसा है, उसने मुझे विशेष रूप से निर्देश दिया कि वह केवल जैमेंगला शहर में एकांत में रह रहा है। वह दूसरों को अपने जीवन में परेशान नहीं करना चाहता। ये कहने के बाद दुष्यंत सिंह की थोड़ी थोड़ी ऊपर उठ गई, जो गर्व और मिशन की भावना से भरी हुई थी। आखिरकार वह एक आदेश था जो व्यक्तिगत रूप से उस वरिष्ठ मार्शल आर्ट विशेषज्ञ द्वारा उसे दिया गया था। पूरे जैमेंगला शहर में उसके अलावा और किसे ऐसा सम्मान मिल सकता था? विमल सिंह ने एक ईर्ष्यापूर्ण अभिव्यक्ति का खुलासा किया। वह कितना भाग्यशाली था कि वह उस वरिष्ठ के लिए काम कर सकता था। पिछली बार क्योंकि शर्मा परिवार से उस फैंसी पेंट्स के कारण दूसरे पक्ष ने उसे केवल एक चेतावनी दी और उसके सामने भी दिखाई नहीं दिया। उसके अपने चाचा ने न केवल दूसरे पक्ष को देखा बल्कि उनसे आदेश भी प्राप्त किए। ये वास्तव में एक बड़ा सम्मान था। उसे वास्तव में उम्मीद थी कि एक दिन वह उस तरह के बेजोड़ मार्शल आर्ट विशेषज्ञ की सेवा करने में सक्षम होगा। आर्यन के नीचे आने के बाद उसने बहुत जल्दी राजू को पाया। उस साथी ने उसके लिए एक छोटे ट्रक जितना अग्निमणि एकत्र किया था। यह इस तथ्य के लिए भी धन्यवाद था कि अग्निमणि सस्ती थी। एक पूरा ट्रक नीचे आने के बाद इसकी कीमत केवल 1 लाख रुपये थी। अग्निमणि में निहित स्थानिक शक्ति बहुत कमजोर थी, इसलिए उसे और अधिक खरीदने की आवश्यकता थी।
लेन देन के बाद आर्यन ने एक छोटा ट्रक किराए पर लिया और राजू के सभी अग्नि मणि को इसमें लोड कर दिया इससे पहले कि उसे अपने घर भेज दिया। उसके पास पर्याप्त अग्नि मणि था, लेकिन एक स्थानिक अंगूठी बनाने के लिए उसे अन्य सामग्री और वाहक की आवश्यकता थी। वह इसलिए क्योंकि भले ही अग्नि मणि कठोर थी, लेकिन यह अपेक्षाकृत भंगुर थी, थोड़ी जैद की तरह। ये बहुत ज्यादा तापमान का सामना नहीं कर सकती थी। अगर यह कुछ विशेष हमले का सामना करती तो यह आसानी से टूट जाती। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने शरीर के आकार के अनुसार अग्निमणि केवल एक निश्चित मात्रा में स्थानिक ऊर्जा का सामना कर सकती थी। अगर यह बहुत ज्यादा थी तो यह इसे संभालने में सक्षम नहीं होगी। आर्यन कुछ अन्य सामग्री जोड़ने के लिए तैयार था। एक उदाहरण होगा अग्निमणि काला रेत स्वर्ण, जो अग्निमणि की भंगुरता को कम कर सकता था। यह अग्निमणि के बनावट को अधिक लचीला बना सकता था, जिससे इसे थोड़ा विकृत करने की अनुमति मिलती थी ताकि यह लड़ाई के दौरान कुचल न जाए। वह अवधारणा मोटे तौर पर एक फोन स्क्रीन पर एक झिल्ली डालने के बराबर थी। भले ही इसे तोड़ दिया गया था, स्क्रीन पर टूटा हुआ ग्लास हर जगह नहीं उड़ेगा। फिर लौह सार का जोड़ था, जो अपनी दरारों को खुद ही ठीक कर सकता था। अगर यह क्षतिग्रस्त हो गया था तो यह खुद की मरम्मत भी कर सकता था। इसके अलावा चिपचिपी पीली मिट्टी की एक परत जोड़ना सबसे अच्छा था। चिपचिपी पीली मिट्टी के बारे में विशेष बात यह थी कि यह लगातार अपने रूप को बनाए रख सकती थी। ये सुनिश्चित करती थी कि भले ही अग्निमणि फट गई थी, आंतरिक हिस्सा अलग नहीं होगा। इन तीन चीजों को एक साथ जोड़ने के साथ यह एक बहुत अच्छी स्थानिक अंगूठी को परिष्कृत करने में सक्षम होगा। आर्यन ने एक ट्रक भर अग्निमणि को आंगन में डाल दिया। उस चीज का बहुत मूल्य नहीं था, इसलिए इसे विशेष रूप से पहरा देने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद उसे कार को कार किराए पर लेने की जगह पर वापस करना पड़ा। इससे पहले कि उसने शोधन शुरू किया, आर्यन पहले से ही एक भंडारण अंगूठी की सुविधा के लिए तरस रहा था। अगर उसके पास एक भंडारण अंगूठी होती तो वह वास्तव में जितना चाहे उतना सामान ला सकता था। वह इसे जहां चाहे वहां ले जा सकता था। उसकी मां को अब उसकी यात्राओं के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वह सब करने के बाद आर्यन जल्दी से सेठ जी के सामग्री स्टोर पर पहुंचा। सेठ जी वहां नहीं थे। दिया स्टोर देख रही थी। वह कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइव प्रसारण देखते हुए खरबूजे के बीज पर चबा रही थी। सेठ जी कहाँ हैं? आर्यन ने पूछा। उसने खरबूजे के बीज का खोल थूक दिया और अपने सामने स्क्रीन की ओर इशारा किया। मेरे पिताजी नीलामी में भाग लेने गए। वह शायद थोड़ी देर के लिए वापस नहीं आएंगे। देखो, वह अभी भी स्क्रीन पर है। उसे नीलामी में जाने का क्या फुर्सत और जरूरत है? क्या तुम नहीं जानते, इस नीलामी का हाल ही में लंबे समय से विज्ञापन किया गया है। यह एक ऐसा आयोजन है जिसे पूर्वांचल शस्त्र कंपनी हर साल पूरे 9 प्रांतों में आयोजित करती है। नीलामी में कुछ बहुत अच्छी चीजें होंगी जिन्हें सामान्य रूप से नहीं खरीदा जा सकता है। आर्यन ने एक पल के लिए सोचा। ऐसा कुछ था, यह शायद उसके पिछले जीवन में एक निश्चित खजाने के एकल दिन के समान था। हालांकि नीलामी में कोई विशेष पेशकश नहीं होगी। ये बस कुछ अच्छी चीजें निकालेगा जो योद्धा आमतौर पर खरीदने का मौका नहीं मिलता था, उसे नीलामी के लिए रखा जाएगा। कई योद्धाओं के लिए यह एक अच्छा अवसर था। वे अपनी पसंद का एक उच्च स्तरीय हथियार या बेहतर गोलियां या साधना तकनीक प्राप्त करने का अवसर ले सकते थे। चूंकि सेठ जी यहाँ नहीं हैं, मुझे कुछ सामग्री प्राप्त करने में मदद करो। एक पल रुको, अब एक विशेष आइटम है। मैं पहले इसे देखना खत्म करूंगा। आर्यन ने सिर हिलाया और दुकान में सोफे पर बैठ गया, अपने फोन के साथ खिलवाड़ कर रहा था। उसके फोन पर सार्वजनिक खाता जैमेंगला शहर से नवीनतम समाचार साझा करता है। एक पोर्टल का एक लिंक था जिसने नीलामी के लाइव प्रसारण को प्रदर्शित किया। चूंकि उसके पास वैसे भी कुछ भी नहीं था, आर्यन ने ऊप से उस पर क्लिक किया और लाइव प्रसारण चैनल में प्रवेश किया। जो वर्तमान में नीलाम किया जा रहा था वह एक अंगूठी थी। यह आर्यन कुछ हद तक दंग रह गया था। ये वास्तव में एक स्थानिक अंगूठी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि दिया ने कहा कि विशेष आइटम आ रहा था। नीलामीकर्ता से एक छोटे से स्पष्टीकरण के बाद आर्यन को उस स्थानिक अंगूठी के बारे में कुछ समझ थी। इसमें लगभग 35 घन फीट की भंडारण क्षमता थी। जीवित चीजों को अस्थायी रूप से संग्रहित करने में सक्षम होने के अलावा इसमें एक ग्रैव्यूह भी उत्कीर्ण था। इसमें रक्षात्मक और संरक्षण गुण भी थे। अंदर रखी गई ताजी चीजें सड़ेगी नहीं। उस बिंदु के संबंध में इसने आर्यन को एक वेकअप कॉल दिया। पहले उसने महसूस किया कि ग्रैव्यूह का उस पर थोड़े समय के लिए बहुत ज्यादा सुधार नहीं था, इसलिए उसने इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी इसे सीखने के लिए समय निकालना था। ग्रैव्यूह का उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति पर बहुत ज्यादा सुधार नहीं था, लेकिन यह उसके कुछ दैनिक समर्थन के लिए बहुत उपयोगी था। बहुत कम बार ये लड़ाई में भी उसकी थोड़ी सहायता कर सकता था। उदाहरण के लिए रक्षात्मक कार्य। जब अंगूठी उसके हाथ में थी तो वह इसे निश्चित रूप से नहीं खोएगा, लेकिन क्या होगा अगर वह इसे खो देता है? दूसरों के लिए इसे खोलना आसान होगा, है ना?
ग्रह व्यूह के साथ ये दूसरों को भंडारण अंगूठी में जबरन घुसने से रोक सकता था। अगर दूसरा पक्ष बहुत मजबूत था और अंगूठी को तोड़ सकता था, तो वे सीधे विस्फोट के गठन को ट्रिगर कर सकते थे और उन्हें टुकड़ों में उड़ा सकते थे। संरक्षण कार्य भी था। पहले, जब उसने कृष्ण कवच नाग का मांस संग्रहित करने के लिए तहखाना खोदा, तो उसने इसे खराब होने की स्थिति में संरक्षित करने के लिए कुछ साधारण बर्फ के गठन खरीदे थे। भविष्य में वह भंडारण अंगूठी में तारों वाले जानवर के शव को एकत्र करेगा। अगर कोई संरक्षण व्यूह नहीं था, तो क्या होगा अगर यह खराब हो जाए? उदाहरण के लिए राजा इंद्र का वाइल्ड बीस्ट, इसके टेंडन और मांस इतने ताजे और चबाने वाले थे। अगर यह खराब हो गया तो यह एक शर्म की बात होगी। उस समय नीलामीकर्ता ने अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर लिया था। अंत में उसने जोशीले ढंग से कहा, ऐसी शीर्ष श्रेणी की भंडारण अंगूठी के लिए शुरुआती बोली 10 करोड़ नहीं है, नहीं 5 करोड़, केवल 1 करोड़। प्रत्येक वृद्धि 10 लाख से कम नहीं है। अगर आप इस तरह के सौदे को याद करते हैं तो आपको अपने बाकी जीवन के लिए पछतावा होगा। अगर आप प्रलोभित हैं तो आप कार्य करेंगे। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? नीलामी शुरू होती है। 1 करोड़, 10 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़। जैसे ही नीलामीकर्ता ने बोलना समाप्त किया, सभी तुरंत पागल हो गए और अंगूठी के लिए प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही भंडारण अंगूठी को 8 करोड़ से ऊपर की कीमत तक बढ़ाया गया। प्रवृत्ति को देखते हुए 10 करोड़ से आगे निकलना सिर्फ केक का एक टुकड़ा था। आर्यन दंग रह गया। ये सिर्फ एक 35 घन फीट स्थानिक भंडारण अंगूठी है। इसका वास्तविक कार्य एक महागुरु श्रेणी के आइटम के समान होना चाहिए, है ना? क्या ये लोग पागल हैं? उन्होंने कीमत इतनी ज्यादा क्यों बढ़ाई? उसने कभी भी भंडारण अंगूठियों पर कोई किताब नहीं पढ़ी थी। उस पहलू पर बहुत कम किताबें थीं, इसलिए वह ये नहीं समझ सका कि वे लोग क्या कर रहे थे। ये बड़ा है। दिया मुस्कुराए और समझाया, एक 35 घन फीट स्थानिक भंडारण अंगूठी अपने वास्तविक अर्थ में निश्चित रूप से एक महागुरु श्रेणी के आइटम से बहुत मजबूत नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि इसमें कुछ अतिरिक्त गुण भी हैं, जैसे रुतबा। आर्यन दंग रह गया और पल भर के लिए अवाक रह गया। वह स्थानिक अंगूठी की सबसे बड़ी विशेषता को लगभग भूल ही गया था। चीजों को संग्रहित करने में सक्षम होने के अलावा ये बहुत दुर्लभ भी था। जैसा कि कहा जाता है, जो चीज जितनी दुर्लभ होती है वह उतनी ही अधिक मूल्यवान होती है। उस कारण से इसे एक लग्जरी वस्तु का गुण दिया गया था। बेशक एक लग्जरी वस्तु की गणना सामान्य ज्ञान के अनुसार नहीं की जा सकती थी। अंत में ऐसा इसलिए था क्योंकि आर्यन बहुत गरीब था। 2 जन्मों के बाद वह कभी भी वास्तव में अमीर नहीं हुआ था। वह आसानी से सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करेगा ताकि वह कुछ ऐसा खरीद सके जो उसके वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक हो। यह आर्यन की खपत की अवधारणा के अनुरूप नहीं था। यही कारण था कि आर्यन ने नहीं सोचा कि स्थानिक अंगूठियां इतनी महंगी क्यों थीं। तो यही कारण है, मैंने अपना सबक सीख लिया है। उस समय नीलामी में नीलामीकर्ता और भी पागल हो गए। कीमतें बार बार बढ़ीं और पलक झपकते ही वे 15 करोड़ से आगे निकल गईं। इसके अलावा उनके रुकने का कोई इरादा नहीं था। ये देखकर कि आर्यन इंतजार कर रहा था, दिया भी थोड़ी शर्मिंदा थी, इसलिए उसने अपना मुंह खोला और कहा, तुम क्या खरीदना चाहते हो? मैं जल्दी से तुम्हें साफ करने में मदद करूंगी। काला रेत, स्वर्ण, लौहसार, चिपचिपी पीली मिट्टी, प्रत्येक का वजन 100 किलो है। ठीक है। दिया ने अपनी आस्तीनें ऊपर की और जल्दी से बाहर भागी। आर्यन के लिए सामग्री के 3 बैग लेकर आए। मैंने उन्हें विस्तार से नहीं तौला, लेकिन उनका वजन निश्चित रूप से 100 किलो से अधिक है। तुम उन्हें 100 किलो की कीमत पर ले सकते हो। दीवार पर एक मूल्य सूची है, तुम खुद कीमत की गणना कर सकते हो। इतना कहकर वह लाइव प्रसारण देखने के लिए कंप्यूटर पर वापस भागी। आर्यन लाचारी से मुस्कुराया। उसने दीवार पर मूल्य सूची पर एक नजर डाली, पैसे का भुगतान किया, सामग्री के 3 बैग उठाए और चला गया। मार्शल कलाकारों की दुनिया में कुछ चीजें बहुत सुविधाजनक थीं। कुछ 100 किलो की चीजों को ले जाना आसान था। अपने पिछले जीवन में पृथ्वी पर इंसानों के विपरीत, जो चावल का एक बैग कुछ मंजिलों तक ले जा सकते थे, उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम करने की आवश्यकता हो सकती थी। जब वह घर लौटा तो शाम हो चुकी थी। आर्यन ने तुरंत एक अंगूठी गढ़ना शुरू कर दिया। वह एक अंगूठी गढ़ने के लिए तैयार था जो एक साधारण अंगूठी के समान थी। जब तक ये बहुत ज्यादा ध्यान खींचने वाला नहीं था, तब तक ये ठीक होगा। उसने पहले सभी अग्निमणि पत्थरों में से सबसे शुद्ध रंग वाला चुना। काला वाला कुछ पारभासी था। ये सच था कि वह कम कुंजी था, लेकिन वह रूप रंग में कम नहीं हो सकता था। आखिरकार आर्यन केवल अपने शुरुआती 20 के दशक में था और अभी भी एक युवा था। फिर उसने तलवार के आकार में आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया और अग्निमणि को एक अंगूठी के आकार में तराशा। फिर उसने गणना शुरू करने के लिए दैवीय कारीगरी का उपयोग किया। सबसे पहले उसने काले रेत, स्वर्ण, लौहसार और पीली मिट्टी के गुणों को इसमें एकीकृत किया, जिससे स्थानिक अंगूठी की नींव बन गई। फिर उसने अन्य सभी अग्निमणि से कमजोर स्थानिक शक्ति निकाली और इसे सब कुछ उस अंगूठी में डाल दिया।
जैसे जैसे स्थानिक शक्ति लगातार डाली जा रही थी, अग्निमणि का रंग भी शुद्ध हो गया। अन्य अग्निमणि पत्थरों में बदलने लगे, बिना किसी विशेष विशेषताओं के पत्थर। आर्यन द्वारा अग्निमणि से सभी स्थानिक शक्ति को अवशोषित करने के बाद उसने सीधे एक शुद्ध आयताकार स्थान बनाया जो उसने अपने दिल में सोचा था। उस तरह से इसमें संग्रहित करने की विशेष क्षमता थी। जब रूही जो छत पर लेटी हुई थी उसने उस दृश्य को देखा तो वह एक गहरी दुविधा में पड़ गई। आर्यन, वह साथ ही वह एक स्थानिक भंडारण अंगूठी भी कैसे परिष्कृत कर सकता है? वह स्थानिक ऊर्जा को भी समझ सकता है। कृपाण तकनीक, तलवार तकनीक, चाल तकनीक, शरीर शोधन, मानसिक साधना, आध्यात्मिक ऊर्जा, उपचार तकनीक। अब कलाकृतियों और रसायन तकनीक को परिष्कृत करने पर जोड़ते हुए वह क्या नहीं कर सकता था? क्यों ऐसा लगा कि उसके पास वास्तव में केवल 400 वर्षों में आर्यन को पार करने का कोई तरीका नहीं था? क्या एक और 50 वर्ष जोड़ना होगा? नहीं, 50 वर्ष शायद काम नहीं करेंगे। उस साथी के तरीके बड़े और अधिक विविध हो रहे थे। ये बस अथाह था, एक और 100 वर्ष जोड़ना। हाँ, 500 वर्ष। 500 वर्षों के बाद वह निश्चित रूप से आर्यन को पार करने और एक पीढ़ी की तारों वाली जानवर की विलक्षण प्रतिभा, एक शिखर मार्शल आर्ट विशेषज्ञ बनने में सक्षम होगी। उसे तारों वाले जानवरों के शिखर तक पहुंचना था, एक ऐसा स्तर जिस तक आर्यन केवल पहुंचने का सपना देख सकता था। उसने फैसला किया था कि आज रात वह तहखाने में जाएगी और कृष्ण कवच नाग का कुछ मांस चुराएगी। पहले जब उसने कृष्ण कवच नाग का मांस खाया तो उसका रक्तसार थोड़ा बढ़ गया था। अगर वह पूर्वीय आकाश तीसरी श्रेणी में आगे बढ़ना चाहती थी तो वह निश्चित रूप से थोड़ा और खाने से ऐसा करने में सक्षम होगी। आर्यन द्वारा अंगूठी को परिष्कृत करने के बाद उसने इसे अपने हाथ पर आजमाया। ये काफी अच्छा लग रहा था। फिर उसने अपने दिमाग को अपनी अंगूठी में डुबो दिया और अंगूठी के बीच में स्थान में प्रवेश किया। वह आहें भरने में मदद नहीं कर सका, इतना बड़ा। पहले उसने केवल स्थानिक शक्ति को ढाला था, इसलिए वह नहीं जानता था कि स्थानिक शक्ति के संबंधित मूल्य से कितने घनफीट स्थान बन सकता था। अब ऐसा लग रहा था कि अग्निमणि की उस गाड़ी द्वारा गठित भंडारण स्थान कम से कम एक 3 मंजिला विला जितना बड़ा था। उसके पिछले जीवन के साधना उपन्यासों में स्थानिक अंगूठी जो आसानी से एक विशाल पहाड़ को ले जा सकती थी, निश्चित रूप से तुलनीय नहीं थी, लेकिन यह आर्यन के लिए निश्चित रूप से पर्याप्त थी। इसके अलावा भविष्य में वह अधिक अग्निमणि से स्थानिक शक्ति को अवशोषित करना और सुधार करना जारी रख सकता था। जो स्थानिक अंगूठी पहले नीलामी में बेची गई थी उसका मूल्य 200 से 300 करोड़ होने का अनुमान था। उसकी वह स्थानिक अंगूठी इतनी बड़ी थी, इसका मूल्य शायद 10 अरब से अधिक था। इसका मूल्य 100 अरब के पैमाने पर होने का अनुमान था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्थानिक अंगूठियां शुरू करने के लिए बहुत दुर्लभ थीं और स्थान में बड़ी अंगूठियां और भी दुर्लभ थीं। स्थान में बड़ी स्थानिक अंगूठियां अब केवल वही तत्व नहीं थे जो लग्जरी सामान जोड़ते थे, वे भी वास्तव में उपयोगी तत्व थे। कुछ उदाहरण बड़े पैमाने पर सामानों का स्थानांतरण, मार्शल कलाकारों का परिवहन होंगे। बेशक आर्यन उन्हें बेचेगा भी नहीं। जैसा कि कहा जाता है, एक आदमी अपराध का दोषी नहीं है, जबकि धन का मालिक होना एक अपराध है। एक बार जब ऐसी एक अच्छी स्थानिक अंगूठी फैल गई तो ये पैसे के मामले में सिर्फ एक लेन देन नहीं था, यह शायद कई मार्शल आर्ट विशेषज्ञों की लालची आंखों को आकर्षित करेगा। अगर यह एक पूर्वीय आकाश 7वीं श्रेणी का दिव्य महागुरु था तो यह अभी भी ठीक होगा, लेकिन एक शिखर पूर्वीय आकाश 9वीं श्रेणी का दिव्य महागुरु के बारे में क्या? इसके अलावा भले ही वह दूसरे पक्ष को हरा सकता था, उसकी पहचान निश्चित रूप से छिपी नहीं होगी। उस समय वह पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करेगा और वह असहज महसूस करेगा, भले ही वह शौचालय जाए। संक्षेप में, फसल अभी भी बहुत बड़ी थी। उस अंगूठी के साथ उसे अब खोजे जाने के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी अगर उसने तारे वाले जानवर के मांस या अन्य सामग्री को संग्रहित किया। अगला, वह व्यूहों के बारे में सीखने के लिए कुछ समय निकालेगा और फिर कुछ एन्क्रिप्शन और रक्षात्मक सुरक्षा करने के लिए उन पर व्यूह को उत्कीर्ण करेगा। जिसकी बात करें, भूमिगत तहखाने को भी स्तरित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी कुछ भी असामान्य न खोज सके। ये सोचते हुए उसने छत पर रूही पर एक नजर डाली। रूही छत पर लेटी हुई थी, लार टपका रही थी, उसके चेहरे पर एक दंग रह गया था। समय समय पर वह 2 बार मरोड़ आने तक हंसती भी थी। इससे आर्यन बहुत अवाक रह गया। वह स्पष्ट रूप से एक सुंदर लड़की थी, तो उसने लोगों को ऐसा महसूस क्यों कराया कि वह हमेशा साजिश रच रही थी? अरे, क्या तुम दिन में सपने देखना बंद कर चुकी हो? आर्यन ने चिल्लाया और रूही के चेहरे पर मूर्खतापूर्ण मुस्कान अचानक बंद हो गई। उसने अपने मुंह के कोने में लार पोंछी और नीचे कूद गई। गुरु के साथ क्या गलत है? जाओ, नीचे तहखाने को समतल करो। रूही की आंखें चमक उठीं। अच्छी बात, उसे वास्तव में वही मिला जो वह चाहती थी। तहखाने में कृष्ण कवच नाग का मांस था। अगर वह काम पर जाती तो वह बस कुछ खा सकती थी। चिंता मत करो गुरु, मैं वादा करती हूँ कि मैं मिशन पूरा करूंगी। इतना कहकर रूही जल्दी से तहखाने में भाग गई।
हालांकि जब वह तहखाने में आई तो पूरी बिल्ली तुरंत दंग रह गई। कृष्ण कवच नाग का मांस, एक बुरा पूर्वाभास। सांप का मांस कहाँ है? अरे, सांप का मांस कहाँ है? रूही पूरी तहखाने में उच्च गति से दौड़ी। खाली तहखाने को देखते हुए एक भी मांस नहीं बचा था। बिल्ली एक गड़बड़ी में थी। वह सोच रही थी कि आर्यन ने पहले एक अचानक उन्नति क्यों की। उसने पूरे कृष्ण कवच नाग को गोलियों में परिष्कृत कर दिया होगा। तुम स्वर्ग द्वारा मारे जाने के लायक हो। आर्यन, क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ सकते? रूही इतनी गुस्सा थी कि वह गुस्से में कांप उठी। उसकी छोटी गुलाबी मुट्ठियां कसकर जकड़ी हुई थीं और चरमराने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। कृष्ण कवच नाग के मांस के बिना वह अपनी ताकत कैसे बढ़ा सकती है? वह अपनी साधना को कब आगे बढ़ा पाएगी? 500 वर्षों में वह उस दर पर आर्यन को अपने पालतू जानवर के रूप में कैसे स्वीकार कर सकती है? धिक्कार है, धिक्कार है। आर्यन, तुम इतने निर्दयी हो। बस इंतजार करो, जब वह दिन आएगा जब मैं वापसी करने में सक्षम होंगी तो मैं निश्चित रूप से तुम पर कदम रखूंगी और तुम्हें हर दिन अपने पैरों को धोने के बजाय मेरे पैरों को चाटने के लिए कहूंगी। तहखाने से आर्यन की अधीर आवाज आए, क्या तुम वहां शांत नहीं रह सकती? ये सब शोर क्या है? रूही कांप उठी और जल्दी से एक नाजुक आवाज में जवाब दिया, शांत हो जाओ गुरु, मैं थोड़ा और चुपचाप घूमूंगी। ये कहने के बाद उसने अपने माथे से ठंडे पसीने को पोंछा। कोई रास्ता नहीं, आर्यन की शक्ति बहुत ज्यादा है, वह उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। बस फिलहाल के लिए सह लो। यह अफवाह थी कि अतीत में मानव जाति का एक राजा महल था जो कठिनाइयों को सहने के लिए तैयार था। आज उसकी रूही थी जिसने अपमान सहा और एक गुप्त गुलाम बन गई। ... दूसरी तरफ नीलामी में स्थानिक अंगूठी की बोली भी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। अंत में इसे जेमेंगला शहर के एक अमीर आदमी ने 310 करोड़ की कीमत पर खरीदा था। नीलामी के सामने होटल में 2 लंबे और पतले व्यक्ति मुस्कुराने में मदद नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने लोगों को पूर्वांचल नीलामी घर से बाहर निकलते हुए देखा। मिशन पूरा हुआ। 9 प्रांतों के लोगों ने सोचा कि वे चतुर थे। सप्तर्षि संरेखण का दिन आने से पहले उन्होंने पहले दुनिया भर से मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को गश्त करने और सभी तारों वाले जानवर इंसानों और पवन व्याघ्रों को खत्म करने के लिए भेजा। उन्होंने सोचा कि हम मानव जाति पर हमला करने में सक्षम नहीं होंगे। दुर्भाग्य से ये नेता की खुफिया जानकारी को नहीं रोक सकता है। हम स्थानिक भंडारण अंगूठी का उपयोग करके टेलीपोर्टेशन तारा व्यूह को छिपा सकते हैं। जब सप्तर्षि संरेखण का दिन शुरू होगा तो हम शहर में बड़ी संख्या में तारों वाले जानवरों को टेलीपोर्ट करने के लिए टेलीपोर्टेशन तारा व्यूह का उपयोग कर सकते हैं। इस बार हम निश्चित रूप से इस ग्रह पर इंसानों को एक अमिट कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेंगे। दोनों आकृतियों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनकी पुतलियां खड़ी और अमानवीय थीं। नेता के अनुसार 50 से अधिक साल पहले जब इंसानों ने स्थानिक रक्षा रेखा खोली तो एक माया बिल्ली का बच्चा तारों वाले जानवरों के साथ मानव दुनिया में आया। वह आखिरी जगह जहां वह गायब हो गई थी वह जेमेंगला शहर में थी। इस बार हमें उसे ढूंढना होगा। एक ड्रैगन श्रेणी की रक्त रेखा वाले तारे वाले जानवर में बहुत बड़ी क्षमता होती है। ये भविष्य में मानव जाति के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद करेगा। हालांकि फिर भी वह 50 से अधिक सालों से तारों वाले जानवर से दूर रही है। अगर वह 50 से अधिक सालों तक मानव जाति के साथ रहती है तो यह उसके दिमाग को बदलने के लिए पर्याप्त होगा। क्या होगा अगर वह इंसानों के करीब है और हमारे साथ काम करने को तैयार नहीं है? एक और आकृति की आंखों में क्रूरता चमक उठी। वह तो और भी आसान है। हमारी दोनों रक्त रेखाएं लगभग पूरी तरह से तारों वाले जानवरों में परिवर्तित हो चुकी हैं। अगर हमारे पास एक ड्रैगन श्रेणी का तारा जानवर है तो यह हमारे शरीर में शेष मानव रक्त को पूरी तरह से तारा जानवर के रक्त में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त होगा। अगर वह इंसानों की ओर मुड़ने की हिम्मत करती है तो उसे खा लो। ... अगले 1 महीने या तो पूरा जेमेंगला शहर शांत रहा। कोई तारे वाले जानवर नहीं थे और कोई विशेष घटनाएं नहीं थीं। सड़कों पर मार्शल कलाकारों के अलावा जो हथियार ले जाने लगे और थोड़े गंभीर दिखाई दिए, बाकी सब कुछ सामान्य था। किसी कारण से आर्यन को एक बुरा पूर्वाभास हुआ। यह इसलिए नहीं था क्योंकि उसने सप्तर्षि का महान रहस्य का अभ्यास किया था, बल्कि इसलिए कि जब उसकी साधना पूर्वीय आकाश 6ठी श्रेणी तक पहुंच गई और वह महान महागुरु रैंक के शिखर पर था तो ऐसा लगा कि उसमें एक अतिरिक्त जैविक भावना थी। किसी को ये जानना था कि चींटियां, कीड़े, निगल और अन्य छोटे जानवर कुछ प्राकृतिक आपदा आने से पहले अग्रिम रूप से महसूस करेंगे और फिर एक सुरक्षित स्थान पर भाग जाएंगे। उसकी साधना पूर्वीय आकाश 6ठी श्रेणी तक बढ़ गई थी, जो पहले से ही बहुत मजबूत थी। उसकी इंद्रियों की सीमा स्वाभाविक रूप से कीड़ों और छोटे जानवरों की तुलना में बहुत मजबूत थी। इसलिए उसने नहीं सोचा कि उसकी भावना भ्रामक थी। हालांकि वह नहीं समझ पाया कि इसका क्या मतलब है। सामान्य ज्ञान के अनुसार पुराने साधु धर्मपाल ने जेमेंगला शहर में सभी तारों वाले जानवरों को पहले ही साफ कर दिया था।
उसने पहले ही कई बार सप्तर्षि का महान रहस्य का उपयोग करके इसे स्कैन किया था और उस मामले की लगातार पुष्टि की थी। पूरे जैमेंग्ला शहर में एकमात्र खतरा राजा इंद्र हो सकता था। हालांकि राजा इंद्र की ताकत के साथ उसे पूरे जैमेंग्ला शहर के लिए बहुत ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए। उसकी छठी इंद्री किस बारे में चिंतित थी, इसके बारे में सोचने के बाद आर्यन अभी भी इसका पता नहीं लगा सका। वह केवल अपनी ताकत बढ़ाने की पूरी कोशिश कर सकता था ताकि जब आपदा आए तो वह उसका सामना करने में असमर्थ न हो। उसने आगे जो पढ़ा वह तारा व्यूह पर किताबें थीं। उसने 5 बुनियादी प्रकार के तारा व्यूह सीखे थे और उन्हें दिव्य आत्मा की स्वर्ण पोथी पर अंकित किया था। उन्हें थोड़े समय में संश्लेषित करना थोड़ा मुश्किल होगा, हालांकि उसके लिए अपनी भंडारण अंगूठी पर कुछ बुनियादी तारा व्यूह को उकेरना पर्याप्त था। रक्षात्मक तारा व्यूह, लॉकिंग तारा व्यूह और अन्य तारा व्यूह। उदाहरण के लिए उसने अंगूठी में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक निशान भी जोड़ा ताकि इसे खोने से रोका जा सके। वे बुनियादी तारा व्यूह निश्चित रूप से ऐसी एक अच्छी स्थानिक भंडारण अंगूठी के योग्य नहीं थे। हालांकि भंडारण अंगूठी का उपयोग केवल तभी किया जा सकता था जब वह उसे छोड़ देता था। अगर वह उसे नहीं छोड़ता था तो उसके पास इसे अवरुद्ध करने के लिए सप्तर्षि का महान रहस्य होगा। कोई भी इसकी चालों को देखने में सक्षम नहीं होगा। बाकी के लिए, एक बार जब उसने शाही श्रेणी की तारा व्यूह व्यवस्था विधि को संश्लेषित कर लिया तो वह आसानी से शाही श्रेणी की तारा व्यूह को स्थापित करने में सक्षम होगा। उस दिन आर्यन पढ़ रहा था जब उसका फोन अचानक जल उठा। ये संजय का फोन था। नमस्ते। आर्यन ने अभी अभी फोन उठाया था जब संजय की चिंतित आवाज दूसरी तरफ से आई। नमस्ते पुराने आर्यन, क्या तुम वहां हो? क्या तुम अभी खाली हो? मैं ठीक हूँ, कुछ भी गंभीर नहीं है। मुझे बताओ। अभी अभी मेरे माता पिता ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि शाम को उनके पेट में दर्द है और उन्हें पहले ही अस्पताल भेज दिया गया है। लेकिन मैं बाहर एक मिशन पर हूँ। तीसरे संबद्ध समूह से बच्चों का एक समूह है जो एक क्षेत्र यात्रा पर हैं। उन्हें एक तारे वाले जानवर का सामना करना पड़ा। मैं बच्चों को पीछे छोड़कर वापस नहीं जा सकता। अगर तुम खाली हो तो मेरी मदद करो। मेरे माता पिता बूढ़े हैं। मुझे डर है कि वे कुछ मामलों को अच्छी तरह से संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं एक यात्रा करूंगा। पुराने आर्यन, धन्यवाद। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से एक भोजन के लिए इलाज करूंगा। तो तुम इतने विनम्र क्यों हो रहे हो? मन की शांति के साथ मिशन को पूरा करो। ठीक है, मैं पहले फोन रखता हूँ। अपना ध्यान रखना। आर्यन ने फोन काट दिया, अपनी किताब बंद कर दी और अस्पताल की ओर भाग गया। वे दोनों अच्छे दोस्त थे। इसके अलावा संजय हर दिन जैमेंग्ला शहर की सुरक्षा के लिए भाग रहा था। अगर वह ऐसे एक छोटे से एहसान में भी मदद नहीं करता तो ये बहुत ठंडा खून वाला होगा। हालांकि इसने आर्यन को कुछ हद तक पजल भी कर दिया। क्या ये हो सकता है कि उसका बुरा पूर्वाभास उस मामले का जिक्र कर रहा था? आखिरकार एक निश्चित दृष्टिकोण से संजय उसका अच्छा दोस्त था। वह उसके परिवार और दोस्तों का एक हिस्सा था। क्या यह इसलिए था क्योंकि उसका परिवार खतरे में था? यही कारण था कि उसे एक पूर्वाभास हुआ। आर्यन जल्द ही अस्पताल के वार्ड में पहुंचा। संजय के माता पिता की आंखें थोड़ी लाल थीं। वंदना अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा थोड़ा पीला था और उसके माथे पर पसीना था। वंदना की माँ भी वहां थी। वह अपनी बेटी के माथे को पोंछती रही। आर्यन यहाँ है। पिता संजय ने उसका अभिवादन किया। आर्यन ने सिर हिलाया और अस्पताल के बिस्तर के सामने चला गया। क्या हुआ? माँ वंदना ने कहा। जब वंदना चल रही थी तो उसका टखना मुड़ गया। उसका शरीर एक पल के लिए चमका और भ्रूण हिंसक रूप से हिलने लगा। डॉक्टरों ने पहले ही इसे शांत करने के लिए उपचार तकनीकों और शांत करने वाली दवा का उपयोग किया है, लेकिन प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पड़ोसी शहर से एक डॉक्टर को आमंत्रित किया है जो बच्चों को शांत करने में माहिर है। मुझे बस डर है कि बच्चा नहीं टिक पाएगा। उसके माता पिता खुद को दोष देते रहे। ये सब हमारी गलती है। काश हम वंदना के साथ होते। हालांकि वंदना को बहुत असहज महसूस हुआ, फिर भी उसने उन्हें समझाने की कोशिश की। पिताजी, माँ, खुद को दोष मत दो। आपको दुकान का ध्यान रखना है और खाना बनाना है। मैं बहुत लापरवाह थी। इसके अलावा क्या आप हमेशा नहीं कहते थे कि मुझे स्वर्ग का आशीर्वाद मिला है? मैं निश्चित रूप से ठीक हो जाऊंगी। माँ वंदना ने जल्दी से कहा। ऐसे समय में तुम्हारे पास अभी भी दूसरों को सांत्वना देने का मूड है। तुम बेहतर हो कि बात करना बंद करो और अपनी ताकत बचाओ। वंदना ने सिर हिलाया। आर्यन ने बहुत ज्यादा बकवास नहीं किया। उसने केवल एक नजर डालने के लिए सप्तर्षि का महान रहस्य का उपयोग किया और समझा कि वंदना और बच्चे के बीच की नाभिनाल घायल हो गई थी। घाव एक छोटी रक्तवाहिका पर था, इसलिए ये खून बहता रहा। जैमेंग्ला अस्पताल में डॉक्टरों की उपचार तकनीकों को दवा के साथ मिलाकर उनके पास अभी भी रक्तस्राव को रोकने की क्षमता नहीं थी। बच्चे की नाभिनाल क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त ऑक्सीजन वितरण हुआ। एक डूबते हुए व्यक्ति की तरह उसे स्वाभाविक रूप से मुक्का मारते और लात मारते रहना पड़ा, जिससे भ्रूण हिलने लगा।
वर्तमान स्थिति के अनुसार ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट में बच्चा दम घुटने लगेगा, जिससे हाइपोक्सिक मस्तिष्क क्षति और पूरी तरह से मृत्यु हो जाएगी। सौभाग्य से वह आ गया। उसका दिमाग थोड़ा हिल गया और उसने नाभि नाल की मरम्मत के लिए सीधे स्वर की मरम्मत तकनीक का उपयोग किया। उसने बच्चे के लिए ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली असुविधा की भी मरम्मत की और बच्चा जल्दी शांत हो गया। वंदना दंग रह गई और फिर उसने आश्चर्य से कहा, अरे, बच्चे ने लात मारना बंद कर दिया है। माँ वंदना चौंक गई। उसने अचानक लात मारना क्यों बंद कर दिया? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। बच्चा, जो हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था, अचानक हिलना बंद कर दिया। ये हिलने से भी ज्यादा डरावना था। उन्होंने जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाना चाहा, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, सफेद कोट में कुछ डॉक्टर जल्दी से अंदर भागे। युवा डॉक्टरों में से एक ने अपने माथे पर गर्म पसीना पोंछा और मुस्कान के साथ कहा, सर, आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। प्रोफेसर अशोक सिर्फ हमारे जैमेंगला शहर में एक व्यापार यात्रा पर आए थे। उन्हें बाहर से यहाँ जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। उनके आसपास होने से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिता संजय की आंखें चमक उठी और उन्होंने अचानक आश्चर्य से कहा, प्रोफेसर अशोक, क्या वह 9 प्रांतों के चिकित्सा क्षेत्र में वह प्रसिद्ध महिला और बाल विशेषज्ञ हैं? युवा डॉक्टर ने सिर हिलाया। वही, महिलाओं और बच्चों की दवा के क्षेत्र में उनके स्तर को 9 प्रांतों में शीर्ष कुछ अस्तित्वों में से एक कहा जा सकता है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में उनका स्तर भी शीर्ष रैंक का है। उनके आसपास होने से श्रीमती वंदना निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। पिता और मां संजय की आंखों में आशा फिर से जगमगा उठी, क्योंकि उन्होंने आशा के साथ एक दूसरे को देखा। प्रोफेसर अशोक ने कोई और शब्द बर्बाद नहीं किया। वह सीधे आगे बढ़े और परीक्षण शुरू करने के लिए अपना हाथ वंदना की कलाई पर रखा। हालांकि परीक्षण के कुछ सेकंड के बाद उनका चेहरा अचानक काला हो गया। वह मुड़ गया और वंदना को छोड़ दिया। बकवास, ये बकवास है। हर किसी का दिल फिर से डूब गया। प्रोफेसर अशोक, क्या गलत है? प्रोफेसर अशोक ने युवा डॉक्टर पर आंखें गड़ा दी। वह ठीक है, बच्चा भी ठीक है, भ्रूण की गति सामान्य है, बच्चा सामान्य है, कुछ भी असामान्य नहीं है। फिर भी तुम मुझे बता रहे हो कि यह कितना गंभीर है। तुम मुझे स्टेशन से इस वार्ड तक पूरे रास्ते तुम्हारा पालन करने के लिए कह रहे हो। क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? युवा डॉक्टर दंग रह गया। नहीं, मैं नहीं हूँ। हम्फ, मुझे पहेलियां देना बंद करो। मैं इस मामले के बारे में तुम्हारे निदेशक से व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा। इतना कहकर प्रोफेसर अशोक हताशा में चले गए। अन्य डॉक्टर जल्दी से उनका पीछा करने लगे। प्रोफेसर अशोक, मुझे समझाने दो। पिता संजय, मां संजय और मां वंदना उलझन में देखने में मदद नहीं कर सके। अजीब, क्या ये हो सकता है कि वह वास्तव में ठीक है? क्या अन्य डॉक्टरों ने नहीं कहा कि समस्या बहुत गंभीर थी जब उन्होंने अभी अभी उसकी जांच की थी? वंदना मुस्कुराए और कहा, उसे ठीक होना चाहिए। आखिरकार हर किसी ने प्रोफेसर अशोक के नाम के बारे में सुना है। वह 9 प्रांतों की चिकित्सा दुनिया के महान गुरु हैं। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह अपनी परीक्षा में इतनी छोटी गलती करेंगे। शायद, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है। यह अच्छा है जब तक कोई खतरा नहीं है। हर किसी की चिंता खुशी में बदल गई। केवल आर्यन में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि क्या हुआ था। प्रोफेसर अशोक का मानक वास्तव में अच्छा था। आर्यन को याद था कि जब वह पुस्तकालय में समाचार पढ़ रहा था तो उसने उनका परिचय देखा था। हालांकि उसकी स्वर्ग की मरम्मत तकनीक वास्तव में बहुत मजबूत थी। स्वर्ग की मरम्मत तकनीक एक शाही श्रेणी की उपचार तकनीक थी। चोटों की मरम्मत करना दूसरे पक्ष की तुलना में बहुत दूर था। ये वंदना का पूरी तरह से इलाज करने में सक्षम था, इस हद तक कि यह उसकी पिछली चोटों का एक निशान नहीं छोड़ेगा। इस कारण से वह अपनी नब्ज की जांच करते समय या अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके जांच करते समय किसी भी चोट का पता लगाने में असमर्थ था। चूंकि और कुछ नहीं है तो मैं पहले वापस जाऊंगा। ठीक है, यहाँ आने की परेशानी उठाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा बहुत विनम्र हैं। संजय और मैं अच्छे दोस्त हैं, ये हमारा कर्तव्य है। मैं तुम्हें विदा करूंगा। कोई जरूरत नहीं है। आप लोग वंदना का अच्छी तरह से ख्याल रखें। मुझे अभी भी कुछ अन्य मामलों में भाग लेना है। तो ठीक है। ये देखकर कि उसने कहा कि उसे भाग लेने के लिए मामले थे, पिता संजय ने उसे विदा करने पर जोर नहीं दिया। वास्तव में आर्यन के पास वास्तव में भाग लेने के लिए मामले थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे ही वह वंदना का इलाज कर रहा था, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा ने अचानक 2 असामान्य आभाओं का पता लगाया। एक जानवर इंसान की आभा। ... उस समय अस्पताल के पीछे एक छोटी गली में रूही एक दीवार पर लेटी हुई थी। जानवर इंसानों के बारे में सोच रही थी। वर्तमान स्थिति के अनुसार उसके लिए आर्यन से निपटना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए उसके नियंत्रण से बचना असंभव होगा। आर्यन एक चालबाज था। उसके पास कई तरकीबें थीं, उच्च साधना और मजबूत ताकत। वह एक प्रतिभा थी जिसमें नैतिकता, बुद्धि, शरीर, कला और श्रम का एक व्यापक विकास था।
इसके अलावा वह बहुत जल्दी विकसित हो रहा था। यह ऐसा नहीं चल सकता था। हालांकि वह आर्यन को एक कदम पहले हराने में मदद करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग कर सकती थी। जब वह दुविधा में थी तो उसका बिल्ली का शरीर अचानक कांप गया। उसकी टकटकी तुरंत भयंकर हो गई क्योंकि उसने गली के कोने पर देखा। कौन है? बाहर निकलो। हे। जैसा कि एक ड्रैगन श्रेणी की रक्त रेखा वाले तारे वाले जानवर से उम्मीद की जाती है। इसकी ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है। इसने तुरंत हमारे छिपने की जगह को देख लिया। अगले पल 2 आकृतियां कोने से बाहर निकलीं। रूही ने सतर्कता के साथ 2 लोगों को देखा। जानवर इंसान, सही, हम नेता के आदेश के तहत तुम्हें लेने के लिए यहाँ हैं, भगवान माया बिल्ली। रूही का शरीर कांप गया और उसकी आंखें तुरंत धुंधली हो गईं। 50 से अधिक साल हो गए थे। अंत में तारे वाले जानवर संगठन उसे लेने के लिए आया। तुम इतनी देर से क्यों हो? 50 से अधिक साल हो गए हैं, पूरे 50 साल। क्या तुम जानते हो कि इन 50 सालों में मैंने क्या सहा है? 50 से अधिक साल, 50 से अधिक साल। वह हर दिन अपनी पहचान उजागर करने से डरती थी, इसलिए वह केवल दूसरे लोगों के घरों में छिप सकती थी और यह सुनिश्चित करने के लिए लोगों को डराने के लिए एक भूत होने का ढोंग कर सकती थी कि उसे खोजा नहीं जाएगा। उसके पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए उसने भोजन और कपड़ों के लिए चोरी पर भरोसा किया। सबसे कठिन समय के दौरान उसने कई महीनों तक रेशम के मोज़ों की एक जोड़ी पहनी और उसके पैर की उंगलियां घिस गईं। भले ही उसके पास एक ड्रैगन श्रेणी के तारे वाले जानवर की रक्त रेखा थी और भविष्य में एक सम्राट कहा जा सकता था। हालांकि जब वह जमेंगला शहर आई तो वह अभी भी एक बिल्ली का बच्चा थी। उस समय उसकी ताकत केवल होतेन क्षेत्र में थी। जीवित रहने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए कहा जा सकता है। शुरुआत में उसने एक महान गुरु मार्शल कलाकार बनने के लिए खेती करने के लिए बहुत प्रयास खर्च किए थे। कौन जानता था कि वह आर्यन जैसे एक चालबाज से मिलेगी और तुरंत एक तारा पालतू जानवर के रूप में लिया गया था। ये बस दयनीय था, इस हद तक कि यह और ज्यादा दयनीय नहीं हो सकता था। वह नहीं जानती थी कि वह कितने दिन और रात एक गुलाम के रूप में जारी रहेगी। अब उसने अंत में एक साथी तारे वाले जानवर के लिए उसे वापस लाने के लिए इंतजार किया था। वह भावना दशकों तक कैद होने से कम नहीं थी। उसकी सजा एक दिन में कम हो जाएगी। उस पल में रूही के दिल में उत्साह को कोई नहीं समझ सकता था। 2 जानवर इंसानों ने एक दूसरे को देखा और अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। उन्होंने अपने दिमाग से संवाद किया। वह खुद को औपचारिक मैं के साथ क्यों कहती है? मुझे नहीं पता। मैंने सुना है कि मजबूत रक्त रेखा वाले तारे वाले जानवरों में कुछ अजीब पैट्रिक फैटिश होते हैं क्योंकि उनकी रक्त रेखाएं बहुत शुद्ध होती हैं। इसके अलावा शायद वह पहले एक नर बिल्ली थी, लेकिन उसे बधिया कर दिया गया था। ये समझ में आता है। दोनों ने गुप्त रूप से कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया और फिर कहा, अगर ऐसा है तो कृपया भगवान माया बिल्ली हमारे साथ वापस आएं। रूही दंग रह गई। प्रतिक्रिया देने के बाद उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। अभी वापस जाऊं? नहीं नहीं नहीं, क्या मजाक है? बेशक वह वापस जाना चाहती थी, लेकिन समस्या ये थी कि अगर वह अभी वापस गई तो आर्यन उसे जीवित कर देगा। भले ही वह वापस जाना चाहती थी, उसे उस दिन तक इंतजार करना होगा जब सप्तर्षि संरेखित हों। सभी तारे वाले जानवरों को मजबूत किया जाएगा और मजबूत एक साथ बाहर आएंगे। तभी आर्यन तारों वाले जानवरों द्वारा अभिभूत हो जाएगा। 2 जानवर इंसानों की आंखें तुरंत थोड़ी ठंडी हो गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान माया बिल्ली वापस नहीं जाना चाहती? रूही का चेहरा थोड़ा ज्वरग्रस्त था। बेशक वह ये कहने में शर्मिंदा थी कि वह आर्यन से डरती थी। अगर उस मामले को फैलाया जाता तो ये बेहद शर्मनाक होता। वह इस जीवनकाल में अपना सिर नहीं उठा पाएगी। इसलिए उसने हल्के से खांसी और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, वास्तव में यह ऐसा है। मुझे अभी भी कुछ मामले हैं जिनसे मुझे निपटना है। मैं वर्तमान में प्राचीन मानव मार्शल आर्ट विशेषज्ञों राजा देवव्रत का अनुकरण कर रही हूं और कठिनाइयों को सह रही हूं। जब तक समय सही है मैं निश्चित रूप से तारे वाले जानवर संगठन में वापस आ जाऊंगी। जैसे ही उसने ये कहा, एक जानवर इंसान ने रूही के शरीर पर मुक्का मारा। थप्पड़। शक्तिशाली बल ने रूही को अस्पताल के पीछे जंगल में उड़ने के लिए भेजा। दूसरे जानवर इंसान दंग रह गए। तुमने उसे क्यों मारा? उसने पहले ही हमें धोखा दे दिया है। तुम ऐसा क्यों कहते हो? मुझे अभी लगा कि उसके साथ कुछ गलत था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह खुद को उजागर करेगी। उसने सोचा कि वह हमसे बचने के लिए एक बहाना ढूंढ सकती है। दुर्भाग्य से वह तुमसे झूठ बोल सकती थी, लेकिन वह मुझसे झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं एक सुसंस्कृत व्यक्ति हूँ। मैं वसंत और शरद ऋतुकाल का एक छात्र हूँ। जिसने कठिनाइयों और पीड़ा को सहा है वह यदु का राजा जितेंद्र है। जब दूसरे जानवर इंसान ने वह सुना तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी आंखें पूरी तरह से ठंडी हो गईं। ये देशद्रोही, इसे मार डालो। ये कहने के बाद उन दोनों ने अपने पैरों पर मुक्का मारा और प्रकाश की लकीरों में बदल गए, पहाड़ के जंगल में दौड़ते हुए।
उस पल में, भले ही रूही एक ड्रैगन श्रेणी की रक्त रेखा वाले तारे वाले जानवर थी और उसका असीमित भविष्य था, फिर भी उन्हें उसे मारना पड़ा। रूही दंग रह गई थी। क्या ये यदु का राजा जितेंद्र था जिसे कठिनाइयों को सहना पड़ा था? जितेंद्र वह विजेता था जिसने राजा देवव्रत को हराया था, है ना? उसने पहले ही जीत लिया था, तो उसे अभी भी कठिनाइयों को क्यों सहना पड़ा? नहीं, ये हाथ में समस्या नहीं थी। उसे पहले जीवित रहना था। रुको, मेरे पास एक ड्रैगन श्रेणी की रक्त रेखा और एक सम्राट की सहनशक्ति है। तुम केवल जानवर इंसान हो। यदि तुम अपने वरिष्ठों को अपमानित करने की हिम्मत करते हो, तो क्या तुम मेरे तारे वाले जानवर कबीले द्वारा मारे जाने से डरते नहीं हो? तब तुम्हें जीने का मौका मिलना होगा। जैसे ही उन्होंने बात की, वे दोनों आ गए। रूही के पास चुनौती स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह दहाड़ती थी और अपनी तेज पंजे के साथ 8 हवा के ब्लेड को काटती थी, उन दोनों की ओर चार्ज करती थी। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे दोनों उससे कमजोर नहीं थे। वे दोनों पूर्वीय आकाश दूसरी श्रेणी में थे। उन दोनों ने एक ही समय में हमला किया और उसके हवा के ब्लेड से टकरा गए। धूम! एक पल में छोटे पहाड़ से एक जोरदार विस्फोट हुआ। उन दोनों ने धुआं के माध्यम से चार्ज किया और रूही के सामने पहुंचे। बैंग! रूही कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं थी और एक बार फिर से वापस धकेल दी गई। छींक! उसने हवा में एक मुंह रक्त थूक दिया। जब उसे लगा कि वे दोनों उसके पास फिर से आ रहे हैं, तो उसका पूरा शरीर निराशा से भर गया था। उस पल में ड्रैगन श्रेणी की रक्त रेखा और सम्राट की रेखा सब एक मजाक बन गई थी। वह केवल जीवित रहना चाहती थी। गुरु, मुझे बचाओ! उसने एक दिल तोड़ चीख निकाली जो अपमान की गहरी भावना के साथ मिश्रित थी। दो जानवर इंसान ठंडे होकर हंसे। भले ही आज यीशु आए, वह तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तुम मर चुके हो। हालांकि जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, प्रकाश की एक किरण अचानक उनकी गर्दन के पार कट गई। बस एक पल में उन दोनों ने वास्तव में अपने शरीर देखे। उन्होंने अपना सिर खो दिया था और अभी भी आगे भाग रहे थे। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या चल रहा था, उनके सिर एक विशाल बल से ढके हुए थे। धूम! अगले पल में उनके सिर धूल में फट गए और उनकी चेतना अंधेरे में डूब गई। यह उनकी मृत्यु से पहले के पल तक नहीं था कि वे अंततः समझ गए कि ऐसा नहीं था कि रूही छोड़ना नहीं चाहती थी, बल्कि वह नहीं कर सकती थी। उसके बगल में एक अविश्वसनीय मानव विलक्षण प्रतिभा थी। लेकिन तुम्हें इसे पहले कहना चाहिए था। तुम्हें इसे पहले कहना चाहिए था। तुमने ये क्यों नहीं कहा कि तुम्हें एक शक्तिशाली इंसान द्वारा प्रतिबंधित किया जा रहा था? धड़ाम धड़ाम धड़ाम! दोनों लाशों ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, लेकिन वे जल्द ही जमीन पर गिर गए। रूही ने राहत की सांस ली और एक मुस्कान का खुलासा किया, जैसे कि वह सिर्फ एक आपदा से बच गई थी। ये ठीक है, ये ठीक है। मैं लगभग मर गई थी। धन्यवाद, गुरु। आर्यन की अभिव्यक्ति बर्फ ठंडी थी क्योंकि उसने सीधे रूही को घूरते हुए एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे एक स्पष्टीकरण देती हो? दो पूर्वीय आकाश दूसरी श्रेणी के जानवर इंसानों द्वारा अचानक हमला किया जाना बिल्कुल अतार्किक था। रूही, वह हास्यास्पद बिल्ली ने उससे कुछ छिपाया होगा। रूही का चेहरा सिकुड़ गया। वह तुरंत सीधी खड़ी हो गई और गंभीरता से कहा, गुरु, मैं स्वर्ग की कसम खाती हूँ, मैं उन दोनों को भी नहीं जानती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? ये कहने के बाद आर्यन ने सीधे रूही की यादों को खोजने के लिए सप्तर्षि का महान रहस्य का उपयोग किया। रूही का शरीर कांप गया क्योंकि उसने खुद से सोचा, ये खत्म हो गया है। मैं इस बार मर जाऊंगी। हालांकि उस पल में गैरिसन के सायरन की आवाज दूर से सुनी जा सकती थी। आर्यन ने अपनी भौहों को थोड़ा उठाया और सीधे रूही की गर्दन के पीछे उठाया। उसी समय उसने अपनी भंडारण अंगूठी का उपयोग करके दो जानवर इंसानों के शवों को दूर ले जाने के लिए किया क्योंकि उसने उस जगह को छोड़ दिया था।